सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु। स्वागत है आप सभी का क्लास 12th हिस्ट्री में चैप्टर 11 को शुरू करने जा रहे हैं आज हम लोग। रेबल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। ये देखेंगे कि किस तरीके से एक छोटा सा सैनिक विद्रोह या कहें तो सैनिक बगावत इतने बड़े जनसंघर्ष में तब्दील हो जाता है कि पूरी की पूरी नॉर्थ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की जनता सड़कों पे आ खड़ी थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। सो पूरी की पूरी स्थिति को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, कैसे इसको रिप्रेस करा जाता, सारी चीज़ों को देखेंगे। एंड अगेन ये वीडियो हमारा वन शॉट होने वाला है, यानी कि इस पूरे वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। सो एंड इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नोट्स भी पिन कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके फर्दर दूसरे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। एंड अगेन इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपके पास लिंक भी होगा जिसके थ्रू आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्विज खेल सकते हैं ताकि आप अपने रिवीजन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। नाउ लेट्स लुक एट द टॉपिक्स। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पैटर्न ऑफ द रेवेलियन ऑफ 1857 की, किस तरीके से पैटर्न एक होता है। बिगनिंग से शुरू करेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये आगे बढ़ता गया, कम्युनिकेशन कैसे होते थे। फिर बात करेंगे अवध में जो रिवॉल्ट हुआ था, क्योंकि अवध इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस रिवॉल्ट का जो उपकेंद्र था, एपिसेंटर, वो अवध ही था। और अवध में ही सबसे ज़्यादा चने चबाने पड़े थे ब्रिटिशर्स को रिवॉल्ट को क्रश करने में। अगेन द विजन ऑफ रेबल्स, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो संघर्ष है ये क्रांतिकारियों पर डिपेंड करती है, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो रेबल्स थे उनका उनका विजन क्या था, वो क्या चाहते थे, व्हाट दे डिमांडेड आउट ऑफ दिस रिवॉल्ट। उसके बाद रिप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट की इतनी सारी चीज़ें हो गई। एंड ब्रिटिशर्स तो करीबन 100 सालों से यहाँ इंडिया में डटे हुए हैं, यानी कि 1757 से 1857, 100 साल से इन्होंने अपनी सत्ता बनाई हुई है। तो ये तो ऐसे आसानी से तो जाने देने वाले नहीं थे। तो इन्होंने डिप्रेशन भी करा होगा, सप्रेशन भी करा होगा, क्रश भी करा होगा। तो वो किस तरीके से किया, एंड आखिरकार क्या आउटकम निकल के आता है इसका, उसको भी देखेंगे। एंड लास्ट में पोर्ट्रेयल ऑफ द रिवोल्ट की, रिवोल्ट को किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, किस तरीके से इसकी इमेज बनाएगी ब्रिटिश पब्लिशर ने, किस तरीके से इसको पेंट किया, किस तरीके से इस पर बुक लिखी गई, किस तरीके से इसकी एक निगेटिव इमेज बनाएगी ब्रिटेन में जाके। वहीं पर नेशनलिस्ट व्यू भी देखेंगे कि किस तरीके से नेशनलिस्ट लोगों ने आगे चल के इस रिवोल्ट को पोर्ट्रे किया। एंड उस उन्हीं में से कुछ लोगों ने इसको, इस रिवोल्ट को जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का, वो भी करार दिया था। सो पोर्ट्रेयल ऑफ द रिवोल्ट भी देखेंगे। एंड अगेन शुरुआत करेंगे बहुत बेसिक से, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक कॉन्टेंट्स जान लेते हैं हम लोग कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। each and every topic we are going to discuss in the video is here in the contents. So शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, लाइक कि सबसे पहले एक विजुअल सिनेरियो लेंगे कि क्या चीज़ें हो रही थी, हाउ द थिंग्स वर हैपनिंग अराउंड दैट टाइम। उसके बाद द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट, की रिवोल्ट कैसे शुरू होता है, रीज़न क्या थे, देन म्यूटिनी किस तरीके से शुरुआत करी जाती है सैनिकों के द्वारा, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कैसे जो रेबल्स थे वो कम्युनिकेट करते थे, एंड कैसे जो ये कम्युनिकेशन था मासेस में पहुंचाया गया, मासेस को इसमें इन्वॉल्व कराया, क्योंकि ये तो छोटी सी सैनिक बगावत थी। इसमें इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, किसान इन्वॉल्व होते हैं, म्यूजिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, ताल्लुकदार इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे लोग कैसे इन्वॉल्व किए गए उसको भी देखेंगे। लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट की, जो हमारे पास 5-6 बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, उनका क्या रोल था। देन रोल ऑफ र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज, की भैया ये तो रिवोल्ट जो था ना, ये पूरा एक अगर कहें तो सिंपल जो रीज़न है वो है एक र्यूमर, कि एक अफवाह पे इतनी बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई जिसने कि आगे चल के इंडियन हिस्ट्री का कोर्स ही बदल के रख दिया। 1857 के हालांकि आप कहें तो शॉर्ट टर्म ज़्यादा आउटकम निकल के नहीं आए थे, बट इसने एक बिलीफ लाया था कि हाँ, इंडियंस एज अ पीपल वी कैन अपराइज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एंड इसी को बेसिस मान के आगे चल के हम स्वदेशी आंदोलन या सत्याग्रह तो करते हैं। उसके बाद रिवोल्ट इन द अवध, यानी कि अवध जो हमारा एपिसेंटर है उसको देखेंगे, वहाँ पे किस तरीके से हालात थे। विजन ऑफ द रेबल्स की, जो क्रांतिकारी थे उनका क्या दृष्टिकोण था, वो क्या चाहते थे आउट ऑफ दिस रिवोल्ट, किस तरीके से रिप्रेश करा जाता है, किस तरीके से इसको दबाया जाता है, क्रश किया जाता है ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, उसको भी देखेंगे। पोर्ट्रेल ऑफ द रिवोल्ट, किस तरीके से इसकी एक इमेज बनाई जाती है यहाँ नेटिव जनता में या ब्रिटेन की पॉपुलेशन में। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट टर्म्स, अगेन की इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में अगर पूछे गए तो उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। एक विजुअल सिनेरियो लेते हैं, इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे कि क्या चीज़ें चल रही थी। सो इंट्रोडक्शन, डेट था, तारीख थी 10 मई 1857, 10th ऑफ द मे 1857। हियर इज अ मैप ऑफ इंडिया फॉर यू। यहाँ पे आप दिल्ली देख सकते हैं, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में ही एक सिटी पड़ती है मेरठ। मेरठ में क्या हुआ था, ब्रिटिश कैंटोनमेंट, छावनी जो होती है ब्रिटिशर्स की, उसमें जो भारतीय सिपाही काम करते थे, अच्छा भारतीय सोल्जर जो काम करते थे ना ब्रिटिश आर्मी में या ब्रिटिश मिलिट्री में, उनको सिपाही कहा जाता था। तो सिपाही वॉज द टर्म
यूज टू डिजाइग्नेट द नेटिव इंडियन सोल्जर्स वर्किंग इन द ब्रिटिश मिलिट्री। ब्रिटिश मिलिट्री में जो भी इंडियन सोल्जर्स काम कर रहे होते थे उनको सिपोई नाम से डिजाइग्नेट करा जाता था। तो ये जो मेरठ में कैंटोनमेंट थी वहाँ पे सिपोइज ने, इंडियन सोल्जर्स ने बगावत कर दी अपने ऑफिशियल्स के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। एंड ये जो बगावत की, धीरे धीरे ये बगावत बहुत आग की तरह, चिंगारी की तरफ फैल रही थी। एंड मेरठ में जो कैंटोनमेंट में जो बागी सैनिक थे, सबसे पहले वो एक दस्ता उनका आता है। एंड सबसे पहला जो उन्होंने काम किया था, दे कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स। सिपाही बगावत की शुरुआत करते ही है बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर करने के साथ। बेल ऑफ आर्म्स क्या होता है? बेल ऑफ आर्म्स बेसिकली एक स्टोर रूम टाइप का होता है जिसमें कि आपके जितने भी सेना के असलहा बारूद है, मिनिशंस है, वो रखे जाते हैं। तो सिपाहीज ने पहले उस बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर किया एंड उसको जला के पूरा राख कर दिया। उसके बाद दे स्टार्टेड अटैकिंग वाइट पीपल और ब्रिटोन्स। इवन ब्रिटोन किसको कहा जाता था? जो ब्रिटिश सिविलियन यहाँ पे आके बसते थे ना, उनको ब्रिटोन कहते थे। वो ना तो आर्मी के होते थे, ना ही कोई ऑफिशियल पोस्ट पे होते थे, वो सिविलियंस होते थे। तो ब्रिटोन को भी अटैक करने लगे। एवरीथिंग और एवरी पीपल एसोसिएटेड विद द वाइट पीपल बिकेम देयर टारगेट। उसके बाद दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। वो जो सिपाहीज थे जिन्होंने की बगावत की शुरुआत करी थी, दे बेसिकली टारगेटेड द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। उन्होंने जेल में तोड़फोड़ करनी शुरू की, उन्होंने थानों में तोड़फोड़ करनी शुरू की, उन्होंने कोर्ट को जलाना शुरू किया, रिकॉर्ड ऑफिस तबाह किए गए, पोस्ट ऑफिस तबाह किए गए, टेलीग्राफ ऑफिस तबाह किए गए। टेलीग्राफ लाइन ही पूरी की पूरी कट कर दी गई कि जो कम्युनिकेशन है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सके। तो 10 मई 1857 को हमने देखा कि किस तरीके से सिपाही अटैक करते हैं बेल ऑफ आर्म्स पे। सबसे पहले तो उन्होंने बगावत का बिगुल बजाया, उसके बाद अटैक करते हैं, बेल ऑफ आर्म्स को जलाते हैं। बेल ऑफ आर्म्स बेसिकली एक स्टोर रूम होता था। दे स्टार्टेड अटैकिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, दे स्टार्टेड अटैकिंग वाइट पीपल, इवन ब्रिटोन्स, जिनका कि सेना से और ऑफिशियल पोस्ट से कहीं भी लेना देना नहीं था, वो तो नॉर्मल लोग आके यहाँ बसे थे। टेलीग्राफ लाइन को कट कर दिया जाता है। एंड ये क्यों होता है? ये जो आखिर बगावत हुई थी भारतीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश कैंटोनमेंट में मेरठ के, वो क्यों हुई थी? व्हाट वाज द रीजन? एंड वो चाहते क्या थे? व्हाट दे डिमांडेड आउट ऑफ इट, उसको देखेंगे। सो जो ये बगावत हुई उसमें से क्या होता है ना कि पूरी की पूरी जो पलटनों ने बगावत करी थी उसमें से एक टुकड़ी सेना की, सिपाहीज की क्या होती है, 11 मई 1857 को एक टुकड़ी आप देखेंगे तो वो दिल्ली की तरफ रवाना हुई। एंड दे अराइव्ड एट द रेड फोर्ट। कि वो जितने भी लोग बगावत कर रहे थे मेरठ में एंड आगे बढ़ रहे थे, उसमें से एक टुकड़ी क्या होती है ना, रेड फोर्ट की तरफ अप्रोच करती है। एंड वहाँ पे बहादुर शाह जफर, हालांकि आप मई अगर देखेंगे तो उस समय मई जो था ना, इसमें रमजान का महीना चल रहा था। तो बहादुर शाह जफर मस्त एकदम सहरी वहरी करके आगे के रोजे के लिए तैयार हो रहे थे। तो ये सिपाहीज का दस्ता वहाँ पहुँचता है बहादुर शाह जफर के पास सुबह में तकरीबन 3, 4, 5 बजे के आसपास। सिपाहीज का दस्ता बहादुर शाह जफर के पास पहुँच के बोलता है कि हुजूर, आप हमारे साथ जाती हो रही है, हमें बचाइए। बहादुर शाह जफर ने पूछा क्या हो रहा है? तो सिपाहीज बोलते हैं कि हमें, वहाँ सिपाहीज में हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, बोलते हैं कि हमें एक ऐसी बंदूकें, एक ऐसी राइफल्स दी गई है जिनकी जो कारतूस है, जिनकी जो बुलेट्स है, उन पे एक कोटिंग लगाई है, एक खास टाइप की ग्रीस की कोटिंग लगाई गई है। एंड उस ग्रीस के बारे में ये बात कही गई है कि इस ग्रीस में ना गाय और सुअर की चर्बियों का फैट मिलाया गया है। तो ये तो हिंदुज्म के भी रिलीजन को करप्ट करेगा। एंड इस्लाम में भी पिग्स का जो फैट है उसको खाने से मना किया गया है, या पिग के मांस को कंज्यूम करने से जाहिराना तौर पर मना किया गया। तो ये तो हमारे रिलीजन को करप्ट करने वाले हैं। हमने तो इतने जुल्म सहे हैं, लेकिन जब रिलीजन पर बात आएगी तब कैसे चुप रह सकते हैं? तो बेसिकली सिपाहीज के दस्ते ने अपने बात रखी बहादुर शाह जफर के पास। बहादुर शाह जफर वॉज शॉक्ड इसलिए क्योंकि हालांकि ये मुगल अम्पेयर तो थे, एंड मुगल अम्पेयर टू बी ऑनेस्ट उस समय इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी होती थी। इवन दो इनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं बची थी उस समय, कोई ऑफिशियल मिलिट्री पावर थी ही नहीं उनके पास उस समय। छोटी मोटी की सिक्योरिटी होती थी उनकी, लेकिन चूंकि इनके पूर्वजों ने, इनके फोर फादर्स ने एक लेगेसी तैयार करके रखी थी, तो आप देखेंगे तो मुगल अम्पायर को उस समय भी लोग सबसे बड़ी अथॉरिटी मानते थे, क्योंकि 150 पौने 200 सालों तक इन्होंने अपना पूरा एक सत्ता कायम किया हुआ था भारतीय सब कॉन्टिनेंट में। तो बहादुर शाह जफर बहुत शौक, क्योंकि बेचारे कुछ कर नहीं सकते, पावर भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है, आर्मी भी नहीं है। बहादुर शाह जफर कुछ रिप्लाई देते, तब तक भी एक और सिपाही का दस्ता रेड फोर्ट पहुंचता है। एंड ये जो दूसरा दस्ता रेड फोर्ट पहुंचता है ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। बेसिकली ये रेड फोर्ट में हर एक टाइप की सिक्योरिटी को भेजता हुआ पहुंचता है, सीधे दरबार में घुस जाता है। दैट वाज बेसिकली द इंसल्ट ऑफ एटिकेट, क्योंकि आप बहादुर शाह जफर के सामने खड़े हैं एंड वो तो एम्पायर थे, चाहे कितनी भी गुर्बत की हालत में हो, लेकिन है तो एम्पायर ही ना। तो ये सिपाही सारे एटिक्वेट को लांघते हुए बहादुर शाह जफर के पास पहुंचते हैं। बहादुर शाह जफर एक वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड अगेन। एक तो पहले न्यूज आ गई कि ये लोग आके हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आके हमें बचाएं। उसके बाद एक और दस्ता आके ऐसे घुस जाता सीधे कोर्ट में बिना इजाजत के, और वो लोग आके सीधा डिमांड करते हैं, जो एग्रेसिवली घुसे थे ना, जो सिपाही का दस्ता एग्रेसिवली घुसा है कोर्ट में, कोर्ट यानी कि दरबार, वो डिमांड करता है कि सरकार अब आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे इस रिवोल्ट को लीड करें एंड जस्ट गिव अस द ब्लेसिंग ऑफ योर्स, कि आप हमें अपनी ब्लेसिंग दे एंड इस रिवोल्ट को आप लीड करें। सो द सेकंड प्लेटून ऑफ सिपाहीज वांटेड द ब्लेसिंग्स ऑफ
ब्लेसिंग्स ऑफ बहादुर शाह जफर्स। बहादुर शाह जफर की ब्लेसिंग्स से क्या लेना देना था कि बहादुर शाह जफर वॉज द मुगल एम्पर एंड वो तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो अगर उनका नाम इस बगावत के साथ जुड़ जाएगा तो लोकल पीपल आसानी से इस बगावत से अटैच हो जाएंगी और ये बहुत बड़ा संघर्ष बन जाएगा। इसीलिए एक बहुत बड़े लीडर की आवश्यकता थी। एंड उस समय मुगल एम्पायर से बड़ी तो कोई अथॉरिटी होती नहीं थी। हालांकि साड़ी की साड़ी रेपुटेशन तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया, लेकिन इवन तो लेगेसी थोड़ी ना खत्म कर सकते हैं। तो बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट करिए कि आप इस रिवोल्ट को लीड करें। तो उसके बाद बहादुर शाह जफर के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, दोनों तरफ से घिरे हुए थे। लास्ट में बहादुर शाह जफर को नॉमिनल लीडर इलेक्ट करा जाता है इस रिवोल्ट का। एंड देन ये खबर जब सनसनीखेज तरीके से पहुंचती है आगे के इलाकों में, लखनऊ में, मेरठ में, सहारनपुर में, कि हमने बहादुर शाह जफर को एज ए लीडर अपना घोषित कर दिया है एंड बहादुर शाह जफर आज से हमारे इस बगावत के लीडर हैं, तब क्या था, तब तो सारी की सारी पॉपुलेशन रिवोल्ट में जुड़नी ही थी। एंड उसके बाद बाकी का काम तो प्रोक्लेमेशन एंड प्लानिंग ने किया था। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से रिवोल्ट की शुरुआत हुई। एक छोटा सा विजुअलाइजेशन आप करिए कि किस तरीके से बेल ऑफ आर्म्स को जलाया गया होगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तबाह किया गया होगा। फिर एक दस्ता पहुंचा होगा रेड फोर्ट, उन्होंने गुहार लगाई होगी। फिर दूसरा दस्ता एग्रेसिवली आया होगा, उन्होंने बहादुर शाह जफर को कहा होगा कि अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सरकार, आप हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, आप इस रिवोल्ट को लीड करिए, यू आर बेसिकली द नॉमिनल लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट, ताकि हम लोकल पीपल से अटैच हो सके। क्योंकि आपका नाम अगर जुड़ जाएगा तो आपकी गुडविल इंडिया में, आपकी जितनी गुडविल तो किसी की है ही नहीं, तो आपका नाम अगर इस रिवोल्ट से जुड़ जाएगा तो हमारे साथ हर एक बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का खड़ा हो जाएगा इस रिवोल्ट में। और इस रिवोल्ट में उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया। बहादुर शाह जफर देशभक्त तो थे ही, लेकिन उनके पास कोई पावर तत्कालीन तो बची नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने देखा हौसला की इन सिपाहियों का, तो बहादुर शाह जफर सोचे कि देखो, अगर एक मौका मिल रहा है अगर फिरंगियों को बाहर निकालने का, तो वी शुड नॉट लूज। एंड उसके बाद बहादुर शाह जफर राजी होते हैं एंड बाकी की जो कहानी है वो लिखी जाती है। तो शुरुआत करते हैं। इस रिवोल्ट की शुरुआत कैसे हुई, हमने तो एक इंट्रोडक्शन देखा, अब डिटेल्स में जाते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न ऑफ रिबेलियन में सबसे पहला हमारे पास जो चीज़ आएगी वो है कि इस रिवोल्ट के पीछे कारण क्या था। हमने एक बेसिक रीजन देखा और वही सबसे बड़ा कारण था कि सिपॉइज वेर फोर्स टू बाइट द कार्ट्रिज ऑफ गन्स। कार्ट्रिज बेसिकली कारतूस को कहते हैं, यहाँ पे गोली आप देख सकते हैं। इसमें क्या था ना, एक कोटिंग, ग्रीस की कोटिंग लगाई गई थी। उस कोटिंग में कहा गया था कि काउज एंड पिग्स के जो फैट है वो मिक्स किए गए हैं। तो काउज हिंदुइज्म में खाना बना है एंड पिग्स का कंज्यूमेशन आप देखेंगे तो इस्लाम में हराम माना गया है। तो दोनों ही धर्मों को ये करप्ट करने वाला था। सो बेसिकली द इस ऑर्डर को ओबे करना, इस ऑर्डर को मानना, इस ऑर्डर को फॉलो करना वॉज बेसिकली लाइक टू करप्ट देयर रिलीजन बोथ फॉर द हिंदूज एंड फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिमों के लिए भी एंड हिंदुओं के लिए भी, अगर इस ऑर्डर को फॉलो करते कि। और क्या था ना, उस कारतूस में ऐसी राइफल बनाई गई थी कि आपको कारतूस बदलने के लिए, मैगजीन बदलने के लिए उसको दांत से खोलना पड़ता, क्योंकि आप खोल नहीं सकते बिना किसी से, उसको काटना पड़ता था। तो अगर उसको काटेंगे एंड उसमें हमने देखा हुआ है कि कोटिंग मिली हुई है काउ एंड पिग्स के चर्बियों की, फैट्स की, तो ये तो हमारे रीजन को साक्षात रूप से करप्ट करेगा। सो दैट वाज बेसिकली अ बेसिक रीजन, दैट वाज बेसिकली द बेसिक रीजन ऑफ दिस रेबेलियन, कि किस तरीके से इसी रीजन के पर्टिकुलरली इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई। एंड आगे चल के हम इसका जब रियलिटी चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दैट वाज नॉट अ रीजन, दैट वाज बेसिकली अ र्यूमर, एक अफवाह थी। पता नहीं, एक शायद एक बेसलेस अफवाह रही हो एंड जिसके ऊपर इतना बड़ा एक रेबेलियन खड़ा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि हाउ द म्यूटिनी बिगेन। हमने बेसिक रीजन जान लिया कि जो सिपॉइज थे, सिपॉइज मीन्स की जो ब्रिटिश आर्मी में नेटिव इंडियन सोल्जर्स काम करते थे उनको सिपॉइज कहा जाता था। वो हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे, सिख भी होते थे। तो इन इन लोगों को जब कहा गया कि आप ऐसे कारतूसों को अपने मुंह से खोलेंगे एंड उसमें ग्रीज लगी हुई है, तो वो जो है ना, वो काउ एंड पिग्स के फैट्स की बनी हुई है। तो इससे क्या होता था कि उनके दिमाग में एक सस्पिशन आ गया कि दैट वुड करप्ट आवर रिलीजन। एंड उसके बाद म्यूटिनी के लिए एक रीजन तैयार हो गया। एंड देन म्यूटिनी किस तरीके से उसकी शुरुआत कैसे होती है वो देखते हैं। सो सिपॉय लॉन्च द म्यूटिनी ऑन 10th ऑफ द मई 1857 की 10 मई 1857 को इस म्यूटिनी की शुरुआत करी गई विद द सिग्नल्स के थ्रू। क्योंकि कोई भी बगावत की शुरुआत अगर करी जाती है तो सिग्नल्स के थ्रू। सिग्नल क्या हो सकते हैं, एक बिगुल हो सकता है जो कि आप हॉर्न के रूप में बचाते हैं, या इवनिंग गन्स हो सकता है। इवनिंग गन्स एक फ्रेज है। इवनिंग गन्स में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए मेरठ कैंटोनमेंट में पहली बगावत शुरू हुई, तो मेरठ कैंटोनमेंट में जो झंडा होगा ब्रिटिशर्स का उसको झुकाया जाता है एंड फायरिंग करी जाती है। इससे क्या होगा कि सारे लोगों तक सिग्नल पहुंच गया कि ये बगावत कर दी गई है। इस तरीके से बगावत की शुरुआत होती है। तो एज अ सिग्नल क्या क्या चीज़ें यूज़ करी गई थी, बिगुल का इस्तेमाल करा गया था, देन इवनिंग गन्स का इस्तेमाल करा गया था। देन आप देखेंगे तो सिपाहीज का पहला टारगेट क्या था, बेल ऑफ आर्म्स। क्योंकि जब तक हम असलाह बारूद नहीं जलाएंगे तब तक ब्रिटिशर्स हम पे हावी हो सकते हैं। तो इनको अगर खत्म करना तो सबसे पहले इनको कमजोर कर दो। कमजोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी जितनी भी आर्मरी है ना उनको तबाह कर देते हैं। तो बेल ऑफ आर्म्स में जितने भी असलाह बारूद होते थे उनको कैप्चर करके उनको जला दिया। ट्रेजरी जो खजाना होता था उनको लूट लिया गया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जलाया गया, तोड़ा गया, फोड़ा गया। जेल्स आते थे, उसमें रिकॉर्ड ऑफिस आते थे जिसमें कि सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करा जाता था। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, सारी चीज़ों को तबाह किया गया। कोर्ट्स, कचहरीज, कलेक्ट्रेट्स, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, सबको तबाह किया गया। उसके बाद
जो अगली चीज़ थी कि अब बगावत की तो शुरुआत हो गई, सैनिक छावनी में जैसे मेरठ में बगावत की शुरुआत हुई, तो धीरे-धीरे ये लखनऊ भी जाएगी, धीरे-धीरे बैरकपुर भी पहुँचेगी। लेकिन जब तक ये सैनिक छावनी में ही बगावत है, तब तक तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाएँगे, क्योंकि सैनिक ही अपने लिए एक बगावत के रूप में इसको देखेंगे, तो मासेस कैसे कनेक्ट हो सकेंगे? अगर सिर्फ सैनिक ही बगावत करेंगे, तो हो सकता है कि ये रेबेलियन ज़्यादा दिन ना चले। इसीलिए ये ज़रूरी था कि जो मासेस है ना, लोग हैं, चाहे वो पीज़ेंट हो, चाहे वो आर्टिसन्स हो, चाहे वो म्यूज़िशियंस हो, चाहे वो पोएट्स हो, चाहे वो तालुकदार्स हो, चाहे वो ज़मींदार्स हो, वो सारे लोग इस रिवोल्ट में कनेक्ट हो सकें एंड इसको एक बड़ा रेबेलियन बनाएँ। इसके लिए क्या करे गए, जो सिपाहीज़ थे उन्होंने प्रोक्लेमेशन डाले। प्रोक्लेमेशन मीन्स इश्तिहार, जो आप विज्ञापन देखते हैं ना दीवार पे चिपकाए जाते हैं। तो प्रोक्लेमेशन डाला गया हिंदी में, उर्दू में, पर्शियन में। पर्शियन में इसलिए क्योंकि पर्शियन ना कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी मुगलों की। तो पर्शियन भी उस समय बहुत ट्रेंड में थी। हिंदी, उर्दू, पर्शियन इन दोनों में, इन तीनों भाषाओं में प्रोक्लेमेशन इश्तिहार डाला गया। उसमें पॉपुलेशन को यूनाइट करने को कहा गया। कहा गया कि हिंदू और मुसलमानों दोनों, तुम दोनों का अभी समय है कि अभी हम लोगों को यूनाइट होना है। वी जस्ट नीड टू बी यूनाइट एंड उसके बाद हम इस फिरंगियों को एक्सटर्मिनेट कर देंगे, भगा देंगे अपने हिंदुस्तान से। क्योंकि इसके लिए सबसे प्री कंडीशन है कि आपको यूनाइट करना पड़ेगा। अगर आप यूनाइट नहीं है तो कभी भी फिरंगियों को भगाया नहीं जा सकता, न ही किसी प्रॉब्लम को साथ मिलकर फेस किया जा सकता है। ये आज भी ये जो फॉर्मूला है, ये आज भी फिट बैठता है। जब तक ये जो यूनिटी है हमारी, डिफरेंट डाइवर्सिटी की, डिफरेंट एथनिसिटी की, वो बरकरार है, तब तक इंडिया में हम किसी भी चैलेंज को, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उसको फेस कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट। उसके बाद जैसे जैसे ये प्रोक्लेमेशन डाले गए, वैसे वैसे लोग जुड़ते गए एंड जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, पीजेंट्स जुड़ते गए, म्यूजिशियंस जुड़ते गए, पोएट्स जुड़ते गए, तालुकदार जुड़ते गए, जमींदार जुड़ते गए, छोटे छोटे शायर जुड़ते गए एंड मासेस औरतें जुड़ती गई, बच्चे जुड़ते गए। तो ये जो जैसे जैसे लोग जुड़ते गए ना, तो स्कोप ऑफ द रिवोल्ट गॉट वाइडेंड। ये जो स्कोप था ना रिवोल्ट, और ज्यादा बड़ा होता गया। पहले क्या होता था ना, सिपॉइज पहले टारगेट करते थे केवल ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को, या सिविलियंस को, जो अंग्रेज होते थे, ऐसे सिविलियंस जो अंग्रेज होते थे या क्रिश्चियन होते थे, उनको टारगेट किया जाता था। लेकिन जब लोकल मासेस भी कनेक्ट हो गई, लाइक पीजेंट्स भी जब आ गए, लाइक जब तालुकदार्स भी आ गए, लाइक जब म्यूजिशियंस पोइट्स भी आ गए, तो दे बेसिकली स्टार्टेड टारगेटिंग रिच एंड मनी लेंडर्स। चाहे वो इंडियन हो तब भी, लेकिन मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा एक एक सिंबल ऑफ ऑपरेशन माने जाते थे। सूदखोरी कर करके बहुत ज़्यादा तबाह किया था उन्होंने। वैसे ही जो रिच एलाइट्स होती थी, जो खून चूस के पैसा कमाती थी, उनको भी टारगेट किया गया, ना केवल अंग्रेज़ों को, बल्कि जो देसी मनी लेंडर्स होते थे, देसी रिच एलाइट्स होते थे, जो कि अंग्रेज़ों का साथ देती थी। दो कारणों से उनको तबाह किया गया। एक तो वो ऑपरेसर्स से बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे लोकल पॉपुलेशन के ऊपर, किसानों के ऊपर, छोटे छोटे गरीब गुरबत लोगों के ऊपर। एंड देन उनको एलाइज माना गया ब्रिटिशर्स का, क्योंकि वो बहुत ही स्टॉन सपोर्टर थे। अगर आप 1857 के रिवोल्ट में भी देखेंगे, तो ये जो मनी लेंडर क्लास है एंड ये जो आपके रिच एलाइट क्लास है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को एंड बहुत कोशिश भी करी थी कि किस तरीके से इसको हम डेविएट कर दे इस रिवोल्ट को। तो दो रीजंस थे उनको, इनको भी टारगेट करने के लिए। तो अब जैसे जैसे लोकल पीपल कनेक्ट होते गए ना, वैसे वैसे ये स्कोप ऑफ टारगेट भी बड़ा होता गया। पहले छोटे से इन्होंने शुरुआत करी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को टारगेट करेंगे, सिपाही ने पहले फिर सिपाहियों ने सोचा कि नहीं, ब्रिटिश सिविलियंस को भी टारगेट करेंगे जो बेटा हाउस होते थे। देन जैसे जैसे लोकल पीपल जुड़ते गए, तो दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑल द रिच मनी लेंडर्स, ऑल द रिच राइट्स, उनको भी, क्योंकि वो एज ए सिंबल ऑफ ऑपरेशन देखे जाते थे कि वो लोग जुर्म करते हैं, वो लोग दमन करते हैं, वो लोग शोषण करते हैं हमारा। एंड वो लोग ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के एलाई तो थे ही। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जो ये म्यूटिनी थी, जो शुरू हुई थी मेरठ के कैंटोनमेंट से, बगावत, अब इसने एक जनसंघर्ष का, इसने एक बहुत बड़े विद्रोह का रूप ले लिया था। नाउ दिस म्यूटिनी हैड टर्न्ड इनटू द रिबेलियन। नाउ अब देखिए एक चीज है, कहीं कहीं ये सिपॉय म्यूटिनी कहा जाता है। ये एज अ सिपॉय म्यूटिनी ही शुरू हुआ था। ये जो रिवोल्ट है, हमने देखा कि किस तरीके से एज अ सिपॉय म्यूटिनी शुरू हुआ। देन आगे चल के बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, पीजेंट्स जुड़ते हैं, पोएट्स, म्यूजिशियंस, तालुकदार, जमींदार, सारे लोग जुड़ते हैं, और फिर जाके ये रिबेलियन में तब्दील हो गया, एक बहुत बड़ा जनसंघर्ष बर्तानिया की हुकूमत के खिलाफ। तो अब एक जरा सा फर्क है म्यूटिनी और रेबेलियन में, उसको देख लेते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन म्यूटिनी एंड रेबेलियन, म्यूटिनी इज बेसिकली अ कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म फोर्सेस। अगर सेना में ही ना, अगर कुछ सैनिकों ने कलेक्टिवली किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने से मना कर दिया, तो उसको म्यूटिनी बोलते हैं। जैसा कि सिपॉय म्यूटिनी में हुआ था, दे बेसिकली स्टार्टेड डिफाइंग द ऑर्डर कि हम पिग और काउ की जो कोटिंग वाली वो है, बुलेट्स है, उसको नहीं हम दांतों से चबाएंगे। तो दैट वाज म्यूटिनी। उसके बाद रिवोल्ट मतलब क्या होता है कि जब लोग स्टैब्लिश अथॉरिटी के खिलाफ, जो सत्ता में लोग हैं उनके खिलाफ, जब रिवोल्ट करना, उनके खिलाफ जब विद्रोह करना, संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। संघर्ष वायलेंट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नॉन वायलेंट हो, तो ये रिबेलियन में तब्दील हो जाता है। सो बेसिकली व्हेन तालुकदार्स, व्हेन पीजेंट्स, व्हेन म्यूजिशियंस, व्हेन द लोकल पोएट्स, ये सारे लोग जब जुड़ गए इस म्यूटिनी में, तब ये रिबेलियन हो गया। पहले ये तो सिंपल सिपाही म्यूटिनी थी कि सिपाही ने मना कर दिया कि हम भैया ऐसे कार्टरिज को नहीं चबाएंगे। उसके बाद ये रिबेलियन कैसे बन गया, जब प्रोक्लेमेशन डाले गए हिंदी, उर्दू, पर्शियन में कि हिंदू और मुसलमानों, तुम लोगों को अभी एक होने की जरूरत है ताकि हम इस फिरंगियों को एक्सटर्मिनेट कर सकें। बाद में बहादुर शाह जफर की लीडरशिप, जो कि बहादुर शाह जफर के बारे में
जब सब लोगों को पता चला कि बहादुर शाह जफर इस सिपाही म्यूटनी के लीडर हैं, तब तो वैसे ही उनकी गुडविल तो हमने कहा आपको हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी थी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुगल एम्पायर थे। तो लोग आसानी से जुड़ते चले गए, हिंदू चाहे मुस्लिम सारे लोग। उसके बाद ये रिवोल्ट का जो स्कोप था और चौड़ा होता चला गया, जितने भी ऑपरेशंस थे उनको तबाह किया गया, मनी लैंडर्स को मारा गया, रिच एलाइट्स के घर जलाया गया, उनको तबाह किया गया। फिर क्योंकि वो ऑपरेशन माने जाते थे एंड दे बेसिकली साउट आउट एज एलाइज ऑफ ब्रिटिश, एंड नाउ द म्यूटनी हैड टर्न्ड टू द रेबेलियन, की जो म्यूटनी थी, विद्रोह थी, वो जो छोटी सी बगावत थी, वो अब जन संघर्ष में तब्दील हो गया था, इतने बड़े गदर में तब्दील हो गया था। नाउ अब बात करते हैं कि रेबल्स आखिर कम्युनिकेट कैसे करते थे, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से जो सैनिक बगावत थी वो एक बहुत बड़ा जनसंघर्ष बन जाती है। तो आखिर अब ये जो जनसंघर्ष था ये दिल्ली में भी चल रहा था, ये मेरठ में भी चल रहा था, ये लखनऊ में भी चल रहा था, ये आरा, बक्सर, बलिया में भी चल रहा था। तो अब इतने सारे जगहों पे चल रहा है तो एक कम्युनिकेशन तो चाहिए ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे सबसे पहले लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, एंड उसमें अगर आप इस रिवोल्ट को देखेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि एक सिमिलर पैटर्न था अलग अलग कैंटोनमेंट्स में, अलग अलग जगह जहाँ पर रिवोल्ट हो रहे थे, तो एक सिमिलर पैटर्न होता था। तो ऐसा लगता था कि ये सारा कुछ प्री डिसाइडेड था या प्लान होता था। तो इसके पीछे रीजन क्या था, यानी कि हाउ डिड द रेबल्स कम्युनिकेट, कि रेबल्स कम्युनिकेट कैसे करते थे, क्रांतिकारी आपस में प्लानिंग कैसे करते थे। सो पहला एक जो जरिया होता था वो होता था थ्रू स्पाइस, कि जासूसों के थ्रू क्या करते थे सिपॉइज या जो भी लीडर्स होते थे रिवोल्ट के, वो जासूसों के थ्रू अपना काम निकलवाते थे। लाइक आपने जब 1920 का फर्स्ट पार्ट देखा होगा, उसमें भी 1857 के जासूस का जिक्र है। एंड एक यहाँ पे सोर्स भी आपकी बुक में दिया हुआ है, जहाँ पे एक फ्रांसिस सिसन नाम के एक नेटिव क्रिश्चियन इंस्पेक्टर होते हैं, नेटिव क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर, यही के थे, क्रिश्चियनाइज हो गया बाद में। तो वो सीतापुर के इंस्पेक्टर होते हैं, वो ना देसी आउटफिट में ही, इंडियन क्लॉथ्स में ही वो सीतापुर से सहारनपुर जाते हैं, जो कि वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। तो सहारनपुर में जब वो जाते हैं तो वहाँ एक जगह वो बैठे हुए हैं। तो जब उनको वहाँ आदमी को पता चलता है कि ये सीतापुर से आया है, एंड चूंकि ये इंडियन क्लॉथ में थे तो किसी को ये लगा नहीं कि ये तो बरतानिया का मुलाजिम है, ये तो इंस्पेक्टर है। तो वहाँ पे एक मुस्लिम तहसीलदार आता है एंड वो इनसे बात करने लगता है, फ्रांसिस सेसॉन से। एंड फ्रांसिस सेसॉन जो थे वो तो भाई इंडियन क्लॉथ में थे एंड नेटिव लोग थे, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई वाइटिश और रेसिज्म का प्रॉब्लम होगा। तो वो मुस्लिम तहसीलदार ना उनसे पूछता है कि देखो, एंड सीतापुर जो है ना वो अवध के पास पड़ता है, लखनऊ के पास, लखनऊ एंड शाहजहाँपुर जाएंगे आप तो बीच में पड़ता है। तो मुस्लिम तहसीलदार उससे पूछता है कि जो अवध में काम है क्रांति का, विद्रोह का, वो कैसा चल रहा है, हाउ इज द वर्क इन प्रोग्रेस। तो असिस्टेंट बोलते हैं कि अवध में काम बहुत बढ़िया चल रहा है, एंड जब आपकी कोई ज़रूरत होगी यहाँ के लोगों से तो आपको इत्तला किया जाएगा। एंड बाद में पता चलता है कि वो जो मुस्लिम तहसीलदार था वो बिजनौर का बहुत बड़ा रेबल लीडर था। सो इस तरीके से जासूसों के थ्रू, इस तरीके से स्पाइस के थ्रू, इस तरीके से सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता था। दूसरी जो चीज़ थी कि जो भी डिसीजन लिए जाते थे ना इस रिवोल्ट से रिलेटेड, वो कलेक्टिवली लिए जाते थे, वो एक आदमी द्वारा डिसाइड नहीं किए जाते थे। हमारे पास कुछ लीडर्स तो थे, लेकिन उसके अलावा जो डिसीजन लिया जाता था ना कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, वो कलेक्टिवली लिया जाता था। पंचायत हेल्ड किए जाते थे, खास करके रात में ना डिफरेंट गाँवों में पंचायत लगाए जाते थे। कानपुर एक बहुत बड़ा स्पॉट था ऐसे पंचायतों का। तो कानपुर में आप देखेंगे तो पंचायत बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे रात में, ठीक है। उसमें जो अलग अलग इलाकों के सिपाहीज थे वो आके इकट्ठा होते थे, चुपचाप पंचायत करते थे, जो भी डिसीजन है वो लिए जाते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं थ्रू स्पाइज एंड थ्रू पंचायत, सिपाहीज और जो सिपाहीज थे दे वेयर बेसिकली द मेकर ऑफ देयर ओन रिबेलियन। ये जो जन संघर्ष था इसके जो मेकर थे वो सिपाहीज थे। लीडर भले ही उन्होंने किसी और को चुना हो, चाहे नाना शाह पेशवा हो, चाहे आप देख ले तो बहादुर शाह जफर हो, या रानी लक्ष्मीबाई हो, बेगम हजरत महल हो, लेकिन ये जो प्लानिंग होती थी सारी की सारी, जो फॉर्मुलेशन होती थी पॉलिसीज़ की, वो सिपाहीज खुद ही करते थे थ्रू पंचायत, थ्रू स्पाइस। अच्छा, आप कहेंगे कि बाकी की चीज़ों का हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते कम्युनिकेशन के लिए, लाइक पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो रेगुलेट की जा रही थी ब्रिटिश अथॉरिटी द्वारा। तो पोस्ट ऑफिस है या टेलीग्राफ है, उससे अगर कम्युनिकेशन होता तो दैट वाज बिट रिस्कियर, कि हम ट्रैक किया जा सकता है आसानी से। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि स्पाइस के थ्रू करते हैं, रात में पंचायत लगाएंगे, जो भी दिक्कतें होंगी उसको सॉल्व किया जाएगा। सो दैट वेर द मेथड हाउ rebels communicated among themselves and how the decisions were taken regarding the revolt। आगे बढ़ते हैं लीडर्स की तरफ, कि ये जो रिवोल्ट हम देखते हैं, तो अब रिवोल्ट जब इतना बड़ा जन संघर्ष बन गया, जैसा हमने देखा कि छोटी सी एक सैनिक बगावत से शुरू होकर फिर बहादुर शाह जफर का नाम आता है, फिर धीरे धीरे प्रोक्लेमेशन बनाया जाता है, इश्तिहार छापे जाते हैं, एंड मासेज में पॉपुलेशन, मासेज मीन्स बहुत भारी नंबर में जो जनता है, ऑर्डिनरी पीपल है, वो आके इस रिवोल्ट का पार्ट बनती है। चाहे वो अलग अलग क्लासेस के लोग, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, चाहे वो पोइट्स हो, चाहे वो आर्टिसंस हो, चाहे वो ताल्लुकदार हो, बहुत सारे लोग, चाहे वो औरतें हो, बच्चे हो, सब आके इसका पार्ट बनते हैं। तो अभी ज़रूरी था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन आ गई तो एक लीडरशिप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। सो नाउ अ लीडरशिप वॉज नीडेड टू ऑर्गेनाइज द रेबेलियन, एंड लीडरशिप के लिए सबसे पहले सिपॉइज ने
अप्रोच किया इन्फ्लुएंशियल पीपल को, जो नवाब होते थे, जो राजा होते थे, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनको पहले अप्रोच किया गया, क्योंकि उनकी बात सुनी जाती थी, वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे। सिपॉइज कितने भी थे, उन्होंने हालांकि बगावत शुरू करी थी, लेकिन उनका अपना सोशल स्टेटस समाज में उतना ज़्यादा नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि लीडरशिप के लिए हमें एक इन्फ्लुएंशियल लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी सिलसिले में आप देखेंगे तो फर्दर प्लेसेस से एसोसिएटेड जो भी लीडर्स थे उसका मैंने नाम यहाँ पे अंकित किया हुआ, कि जैसे देखिए दिल्ली में जो रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था वो बहादुर शाह जफर के नाम पे किया जा रहा था। कानपुर में देखेंगे तो नाना साहब लीड कर रहे थे। झांसी में हमारी रानी लक्ष्मीबाई। देन अवध में जो बेगम हजरत महल थी, वाजिद अली शाह को जब एग्जाइल में डाल दिया जाता है कलकत्ता में, तो उनकी जो दूसरी बेगम थी, बेगम हजरत महल, वो लीड कर रही थी। आरा में कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। सो दैट वाज द सिनेरियो, दैट वर द लीडर्स। ये सब बड़े बड़े नाम थे। कुंवर सिंह बहुत बड़े जमींदार थे। बेगम हजरत महल ऑब्वियसली बेगम थी वाजिद अली शाह की। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। नाना साहब पेशवा थे। एंड बहादुर शाह जफर वॉज द मुगल एम्पायर। तो ये सारे तो बड़े लोग हो गए। एंड हियर कैन सी द इमेज, बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। अच्छा, बेगम हजरत महल ने ना खुद, अच्छा जब वाजिद अली शाह को हटा दिया जाता है, उसके बाद जब रिवोल्ट होता है, तो बेगम हजरत महल अपने लड़के को, ब्रिजेश कदर नाम होता है उनका, उनको गद्दी पे बैठाती है। एंड चूंकि वो माइनर थे, 12-13 साल के थे, तो वो तो लड़ नहीं सकते थे, तो बेगम हजरत महल खुद ही उनके रेजेंट के रूप में, उनके गार्डियन के रूप में पूरी सत्ता संभालती हैं एंड पूरी की पूरी जो रिवोल्ट है उनको देखती हैं। वही चीज़ कुंवर सिंह 70-75 की उम्र में रिवोल्ट लड़ते हैं, पूरी की पूरी आर्मी को ऑर्गेनाइज करते हैं जगदीशपुर, बलियारा की। एंड उसके बाद इसको पूरी बिहार में, बिहार या पूर्वांचल में, ईस्टर्न यूपी में देखेंगे तो इनका बहुत बड़ा योगदान था रिवोल्ट को चैनलाइज करने में। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ जाननी है, जब हमने लीडरशिप की बात करी, तो रेबल पहले तो जाते थे इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास, पुराने नवाब, किंग्स के पास, राजा जो जमींदार होते थे बड़े बड़े, उनको राजा कहा जाता था, तो उनके पास जाते थे, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा सोशल स्टेटस होता था। लेकिन कई जगह ऐसा था कि कई जगह ना साधारण लोगों ने भी रिवोल्ट को लीड करा था। ज़रूरी नहीं कि सब लोग जमींदार ही होने चाहिए या राजा रानी ही होने चाहिए। कई जगह देखेंगे आप, आगे चल के अगली स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा कि कई जगह ऐसा पाया गया है कि ऑर्डिनरी पीपल लेड द रिवोल्ट। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो रिवोल्ट था उसमें जितने भी लीडर्स थे, क्या वो सभी नवाब या राजा या रानी हुआ करते थे? तो जवाब है कि नहीं। हर जगह लीडर ज़रूरी नहीं कि कोई ज़मींदार या कोई बहुत बड़ा राजा या मुगल एम्पायर ही थे। कहीं कहीं आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी पीपल वे लीडर टू, कि साधारण लोगों ने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ना केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि कई जगह तो इसको लीड भी करा था। सो सम ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो लेड द रिवोल्ट। एंड एग्जाम्पल आपके सामने है, एक शामल थे, बरोट एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे ये लीड कर रहे थे। एक सिंहभूम से, छोटा नागपुर की पठारी में पड़ता है, पठारों में पड़ता है, तो वहाँ पे एक दिखे तो गुलू नाम के एक ट्राइबल लीडर हुआ करते थे, उन्होंने लीड किया था। फिर एक मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, ये बेसिकली एक हाफिज थे, ये प्रीच किया करते थे, लेकिन बाद में फिर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो ये अवध में लीड करते हैं। एंड मौलवी अहमदुल्ला शाह, तो यहाँ तक एक बैटल है, बैटल ऑफ चिन्हट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो रिवोल्ट है वो लॉन्च हुई है 10th ऑफ द मे 1857 को। और मई और जून तक, 2 महीनों तक तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ, 2 महीने तक तो ब्रिटिश हुकूमत के पास कुछ था ही नहीं। दे वर बेसिकली कोलैप्स्ड, दे वर आउट ऑफ द जोन। उनको रीइंफोर्समेंट मंगानी पड़ी थी इनसे लड़ने के लिए, क्योंकि इवन तो ब्रिटिश आर्मी वॉज वेरी मॉडर्नाइज एंड दे वर आउट नंबर्ड द रेबल्स, लेकिन फिर भी रेबल्स इतने ज़्यादा रूथलेस थे कि उन्होंने तो पूरा का पूरा बखिया उधर रख दिया था। सो बेसिकली तो बैटल ऑफ चिन्हट में क्या होता है, अहमदुल्ला शाह भी लड़ाई लड़ता है उसमें, एंड वो जो बैटल है वो रेबल्स ने जीती थी, ब्रिटिश वेयर डिफीटेड बाय द रेबल्स। सो दैट वाज सम एग्जांपल कि कैसे ऑर्डिनरी मैन भी, ऑर्डिनरी पीपल भी कैसे इस रिवोल्ट को लीड करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। नाउ अब बात ये आती है कि हमने एक तो ये पढ़ लिया था कि कैसे रिवोल्ट की शुरुआत होती है, कैसे एज ए म्यूटनी ये शुरू होता है बगावत के रूप में, देन फिर कैसे लोग जुड़ते आते हैं, फिर कैसे ये कम्युनिकेट करते हैं स्पाइस के थ्रू, पंचायत के थ्रू, देन हमने देखा कि लीडर्स कैसे थे। अब ये बात आती है कि हमने जो पहले पढ़ा था कि हाउ द म्यूटनी बिगेन में, कि एक र्यूमर फैलता है कि ये जो राइफल मंगाई गई है नई नई प्रकार की, उसमें क्या है ना कि उसमें एक कोटिंग लगाई गई है गाय और सुअर के चर्बियों की। ये रूमर कहाँ से आया एंड इस रूमर में क्या बेसिस थे, इस रूमर में अगर कोई बेस था तो था या नहीं, एंड ये रूमर आया कहाँ से आखिर, क्योंकि इसी र्यूमर ने तो, क्योंकि बेसिक रीज़न तो यही था, तो इसी र्यूमर ने तो इस रिवोल्ट को इतना बड़ा बना दिया। सो बेसिकली द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट में र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ ग्रेट रोल इन एंगेजिंग ऑर्डिनरी पीपल इनटू द रेवेन्यू, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हुआ करते थे, एंड बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में र्यूमर्स भी उस समय में फैलती है। र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज जो भविष्यवाणी होती है वो भी उस समय में फैलती है। तो कैसी कैसी भविष्यवाणी और कैसे कैसे अफवाहें थी उनको देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट था कि भाई जो बेसिक रीज़न है हमारा कि ये जो कार्ट्रिज मंगाई गई है, कारतूस है, गोलियां हैं, उसमें गाय और
सूअर की चर्बियों का इस्तेमाल करा गया। तो हिस्ट्री यहाँ से शुरू है कि जो हेनरी हार्डिंग हुआ करते थे, उन्होंने इस नई प्रकार की राइफल को मंगाया था। ये जो इन्फ्लेटेड राइफल होती थी, इसको हेनरी हार्डिंग ने मंगाया था। अब हेनरी हार्डिंग जब मंगाते हैं, ऑब्वियसली रीज़न वही रहा होगा कि हम आर्मी को मॉडर्नाइज करेंगे। तो हेनरी हार्डिंग जब मंगाते हैं इस तरह की राइफल्स को, जिसमें कि बाद में र्यूमर फैलाया जाता है कि इसमें जो कारतूस बने हुए हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बियों का इस्तेमाल करा गया। तो ये आखिर ये रूमर आया कहाँ से? तो बेसिकली की स्टोरी ये है कि बंगाल में एक खलासी जो था वो कैंटोनमेंट जाता है, और वहाँ पे एक सिपाही से, यानी कि जो देसी सोल्जर काम कर रहे होते हैं ब्रिटिश मिलिट्री में, उनको सिपाही कहा जाता था। तो एक सिपाही से पानी मांगता है। पानी पीते जब देखता है उसको, तो सिपाही बोलता है कि तुम्हें मैंने अपने लोटे में क्यों पानी पीने दे, क्योंकि वो जो खलासी था वो लो कास्ट का था। तो खलासी को इससे एक बहुत इंसल्ट की फीलिंग आती है। ये टुक इट एज एन इंसल्ट। उसके बाद खलासी एज अ सरकाजम और एज अ इनरेज्ड होके कहता है कि तुम लोग अभी हमें पानी पिलाने से मना कर रहे हो बिकॉज हम लोग तो लो कास्ट के हैं, लेकिन तुम लोग तो डेली सुअर और गाय की चर्बियों को खाते हो, उसको चबाते हो, क्योंकि तुम्हारी जो राइफल है उसमें जो कारतूस है वो सुअर और गाय की चर्बी की कोटिंग लगी हुई है उस पर। तो यहाँ से एक अफवाह शुरू होती है, एंड ये अफवाह धीरे 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 आग की तरफ फैलती है। बंगाल से शुरू होकर अवध आती है, अवध से दिल्ली, मतलब पूरा वेस्टर्न यूपी पूरे आग की तरफ फैलती है। ब्रिटिशर्स कितनी बार इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है, नाइदर वी हैव कोटेड द फैट्स ऑफ काउ नॉर वी हैव कोटेड द फैट्स ऑफ पिग, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। क्यों नहीं मानने को तैयार था? क्यों ये र्यूमर्स और प्रोफेसीज में इतनी आसानी से बिलीव कर लेते थे? क्योंकि बेसिस तो कुछ है नहीं। हमने देखा कि एक खलासी ने आके बोल दिया, वहां से शुरू हुई बातें, और फिर जाके देखिए आग की लपट की तरफ फिर बाद में विद्रोह हो जाता। उसके बाद एक र्यूमर ये था कि ब्रिटिशर्स पे लोग ऐसा बिलीव करते थे कि वो ना हमारा धर्म भ्रष्ट करने आए हैं। वो क्यों करते हैं, क्यों र्यूमर्स में इतना ज़्यादा बिलीव करते थे लोग, क्यों इतना ज़्यादा एंटी देखा जाता था ब्रिटिशर्स को, वो आगे देखेंगे। तो र्यूमर्स, एक और र्यूमर ऐसा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा है, हिंदू और मुसलमानों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने आटे में ना गाय और सुअर के बोन्स के डस्ट मिला दिए, उनकी हड्डियों के डस्ट मिला दी है, जो कमोबेश आटे की तरह ही दिखती है। तो आसानी से उसको मिला दिया ताकि जब ये हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन खाएगी तो वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा उनका, एंड वो लोग फिर रिलीजियस नहीं खाएंगे। एंड एक प्रोफेसी बनाई गई थी, एक भविष्यवाणी की गई थी किसी फ़कीर के द्वारा कि 23 जून 1857 को, याद रखिएगा कि 23 जून 1857, 100 साल पूरने वाले थे इस दिन बैटल ऑफ प्लासी को। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 23 जून 1757 को। तो एक प्रोफेसी किसी फ़कीर ने आके कर दी कि 100 साल जब इस बैटल ऑफ प्लासी के पूरे हो जाएंगे तो ये जो ब्रिटिश हुकूमत है वो यहाँ से हट जाएगी, उसका खात्मा हो जाएगा। तो इसलिए लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, क्योंकि म्यूटिनी भी 10 मई को छिड़ गई है, एंड रेवेलियन भी हो गया। तो आप देखेंगे तो अब 23 जून 1857 की जो प्रोफेसी है उसको सब लोग मान रहे थे कि ये कहीं सच हो जाए। तो एक रीज़न तो ये था कि चले ये जो प्रोफेसी है, बाकी इतने र्यूमर्स पे लोग क्यों बिलीव कर रहे थे? प्रोफेसीज का तो चल हमने कुछ बेसिस मान लिया कि लोग ऐसा बिलीव कर रहे थे कि चल म्यूटिनी हुई है तो मे बी ये प्रोफेसी सही हो जाए, क्योंकि ये प्रोफेसी बहुत पहले कर दी गई है। तो 23 जून 1857 को मे बी ऐसा हो कि ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा हो जाए, इसलिए हमें इसमें पूरा एफर्ट डालना चाहिए। लेकिन ये र्यूमर्स को बिलीव करने के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? सो बेसिकली द रीज़न वाई डिड द पीपल बिलीव इन र्यूमर्स वॉज बेसिकली कि 1820 के बाद से क्या होता है, कंपनी को क्या है ना, पार्लियामेंट उधर से ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू करती है। कंट्रोल तो हालांकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन 1820 के बाद से उनको पार्लियामेंट कहती है कि तुम क्या करो ना, तुम वहाँ मिशनरीज फैलाओ, धर्म का प्रचार करो, तुम वहाँ पे जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करो। इसी सिलसिले में जब विलियम बेंटिक आएंगे तो सती प्रथा को एंड करा जाएगा। हो सकता है तो आगे चल के डलहौजी के टाइम में देखेंगे तो विडो डी मैरिज का भी एक्ट आता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ज़्यादा उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। हालांकि ये सारी जो चीज़ें थी, विडो डी मैरिज और भी जो चीज़ें थी, ये बहुत बढ़िया थी एज अ सोसाइटी, लेकिन इसको तो बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट करा। बहुत सारे जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते थे उन्होंने इसको भी नकार दिया कि जो सती प्रथा है, चाहे ये विडो डी मैरिज है, ये सब तो बहुत पुरानी प्रथा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स थे जिनको कि मासेस ने सीधे ठुकरा दिया। मासेस का मतलब यहाँ पे जनता। जनता ने कुछ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करा, लाइक सती प्रथा, विडो डी मैरिज, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को उन्होंने सीधा ठुकरा दिया। लाइक एक लैंड सेटलमेंट किया गया 1783 में, उसमें रेंट बहुत ज़्यादा करके दिया जाता था। लैंड सेटलमेंट कराया जाता था, जोटेदारों को जानबूझ के मजबूत बनाया जाता था, ज़मींदारों को कमज़ोर किया जाता था। तो जितनी भी चीज़ें थी जो हमारे हिंदुस्तानियों ने, चाहे हिंदू पॉपुलेशन हो या मुस्लिम पॉपुलेशन हो, उन्होंने ये 100 200 300 सदियों से देखी थी, वो सारी चीज़ों को ब्रिटिशर्स विद इन ईयर ख़त्म कर देते थे। लाइक सती प्रथा बहुत 800 900 साल पुरानी थी, उसको ऐसे ही ख़त्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाए।
बिकॉज वो ऐसा मानते थे कि ये सारे बदलाव करके ब्रिटिश चाह रहे हैं कि हम वेस्टर्नाइज हो जाए, हम वेस्ट की तरह हो जाए, हम पश्चिमी सभ्यता की तरह हो जाए, जो हमारी ओरिजिनलिटी है वो हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है थ्रू सती प्रथा, थ्रू विडो मैरिज, थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन, थ्रू वेस्टर्न कल्चर एंड थ्रू लैंड सेटलमेंट, जो नया लैंड सेटलमेंट लगाया जाता है। क्योंकि पुरानी तो जो बंदोबस्त थी मुगलों के era में या दिल्ली सल्तनत के era में, वो सब तो बहुत पुरानी थी, लेकिन अचानक से 1793 में अगर ये चेंज कर देते हैं तो लोग चेंज को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करते हैं। ये हमेशा से होता है, हमारे यहाँ आज भी होता है, आज भी सोसाइटी एज अ चेंज को रेसिस्ट करती ही करती है, चाहे चेंज कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन जब ये चेंज इनेविटेबल हो जाता है, लाइक पहले हम लोग डरते थे कि ऑनलाइन पेमेंट अगर करेंगे तो मे भी हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, ये बैंक कुछ घपला कर ले, लेकिन जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ एंड जब ई कॉमर्स का ज़्यादा एरा आता है तो आप देखेंगे तो अभी लगभग हर एक आदमी ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करता है। तो जब तक ये जो रेजिस्ट चेंज है वो इनेविटेबल नहीं होता है, जब तक ये जो चेंज है वो इनेविटेबल नहीं बनता है कि आप इसको अब अवॉइड नहीं कर सकते, तब तक लोग इसको रेजिस्ट करेंगे ही करेंगे। सो दैट वाज अ सिनेरियो कि इंडियन पीपल, इंडियन मासेस हाईली सस्पेक्टेड द ब्रिटिशर्स, बिकॉज कि वो ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाते थे, वो उनको वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। मैकाले का रिपोर्ट आता है, उसमें कहता है कि हम एजुकेशन को वेस्टर्नाइज कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो मिशनरीज अपना काम कर रही थी और लोगों को क्रिश्चनाइज करा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में थी, लोगों में एक फियर एंड सस्पिशन का माहौल था। सो हिंस इट्स ऑल द फियर एंड सस्पिशन, जो उनका बिलीफ सिस्टम था वो इस र्यूमर एंड प्रोफेसी से कनेक्ट कर गया। जो ये अफवाहें थी, जो ये भविष्यवाणियाँ थी, उनसे उनका बिलीफ सिस्टम कनेक्ट कर गया। क्योंकि लोग जब डरे हुए होते हैं तो उनके उनके सामने जो अफवाहें एंड जो ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसलेस चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा घर करती हैं। तो आप देखेंगे तो इसीलिए लोग र्यूमर्स में बिलीव करते थे। फर्स्ट रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स रिफॉर्म लाते हैं। इससे क्या हुआ कि इंडियन मासेस का बहुत बड़ा तबका नाराज हो गया, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई 800-900 सालों से जो प्रथा है वो अचानक से आपने चेंज कर दिया, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद आप देखेंगे तो वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करी जा रही थी इंडियन कल्चर को, थ्रू एजुकेशन, थ्रू पॉलिसीज, थ्रू मिशनरीज। ये चीज़ें नागवार गुजरी इंडियन पॉपुलेशन को, एंड देन दे स्टार्टेड बिलीविंग ऑन द र्यूमर्स, स्टार्टेड बिलीविंग ऑन द प्रोफेसीज, क्योंकि उनको लगा था कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करने आए हैं। अंग्रेज अंग्रेज एक तरह से आप देखें तो हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो दुश्मन है। वैसे पॉलिटिकल दृष्टिकोण से तो है ही, क्योंकि वो अप्रेस कर रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी हमारे दुश्मन है, क्योंकि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने आया, ये हमारी जो कल्चर है उसको डाइल्यूट करने आया, उसको खराब करने आया। सो दैट वाज द रीजन व्हाई पीपल बिलीव्ड इन द र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। सो अब जानते हैं कि अवध में किस तरीके से रिवोल्ट फैला, ये विद्रोह कैसे अवध तक जाता है, एंड अवध में मास रेबेलियन हुआ था। मतलब हर एक लोग वहाँ के, हर एक तबके के लोग वहाँ इन्वॉल्व थे रिवोल्ट में। एंड एक रिपोर्ट में तो कहा भी गया था कि 3/4 जो थी पुरुषों की आबादी, वो इस रिवोल्ट में पार्ट ले रही थी। सो दैट वाज अ सिनेरियो, क्योंकि अवध की जो स्थिति थी वो बाकी क्षेत्रों की स्थिति से बहुत इंटायरली डिफरेंट थी, कंडीशंस अलग थे, और बहुत ज़्यादा गुस्सा था अवध की पॉपुलेशन में। क्यों था उसको भी देखेंगे। सो द रिवोल्ट इन अवध बैकग्राउंड। सो अवध बेसिकली साइंड द सब्सिडरी अलायंस इन 1801। 1801 में अवध ने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। सब्सिडरी अलायंस क्या था? सब्सिडरी अलायंस वाज बेसिकली अ सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली इन 1798। लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के, 1798 से लेकर 1805 तक रहे ये। तो उस समय ना सब्सिडी लाइन्स की पॉलिसी इनके द्वारा, सब्सिडी लाइन का जो सिस्टम है वो इनके द्वारा ईजाद कराया गया था। इसके अंदर क्या होता है, देखिए ब्रिटिशर्स क्या काम करते थे, दो चीज़ें करते थे। इधर वो किसी राज्य को कैप्चर कर लेते थे, जीत लेते थे, जैसा कि उन्होंने मैसूर के साथ किया, जैसा कर्नाटक के साथ किया, जैसा बंगाल के साथ किया, या किसी राज्य को अपना दोस्त बना लेते थे। उसके लिए ये इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी अख्तियार की थी। इधर हम माइट के थ्रू किसी राज्य को झुका देंगे, माइट मतलब शक्ति के थ्रू, तो उसके लिए हम उस राज्य को कैप्चर कर लेंगे, या हम डिप्लोमेसी के थ्रू किसी राज्य को झुका देंगे। झुकाना ही हुआ सब्सिडी लाइन्स का मतलब। बेसिकली जब हम प्रोविजन देखेंगे तो दैट मीन्स कि हमने डिप्लोमेसी के थ्रू किसी राज्य को जीत लिया है। होता क्या था, सब्सिडी लाइन्स वाज बेसिकली डिप्लोमेटिक टूल, एक डिप्लोमेटिक टूल था, एक कूटनीतिक शस्त्र था, जिसके जरिए आप देखें तो बिना लड़ाई के कोई राज्य कब्जे में आ सकता था। तो सब्सिडी लाइन जब अवध ने साइन किया 1801 में, इसमें प्रोविजंस होते थे ऐसे कि ब्रिटिश जो है ना वो उस राज्य की जिसके साथ सब्सिडी अलायंस साइन किया जा रहा, उस राज्य को मदद करेगी किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट के दौरान। यानी कि अगर आपके पास कोई बाहरी थ्रेट है, यानी कि किसी दूसरे राज्य के राजा ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, तब भी हम आपके साथ खड़े हैं, या आपके अंदर राज्य के अंदरूनी मामले में भी अगर मान लेते हैं जनता ने बगावत कर दी, तो भी इसको क्रश करने के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे। सो ब्रिटिश शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग दियर एलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट टू दियर पावर। कि अगर अवध के साथ 1801 में सब्सिडी लाइन साइन हुआ है, तो अवध के ऊपर अगर बाहर से कोई आक्रमण होगा तभी ब्रिटिश बचाएंगे, या अंदर में कोई बगावत होगी तो भी ब्रिटिश उसको कंट्रोल करने में, क्रश करने में मदद करेंगे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या शर्त रखी कि भाई देखो, हम इतनी चीज़ करेंगे तो बिना कंटिजेंट के, बिना आर्मी के तो होगा नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी राज्य हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करेगा
उसकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको हमारी जो आर्मी है ना, हमारी जो ट्रूप है ना, उसको आपको अपने यहाँ स्टेशन करना पड़ेगा, यानी कि अपने यहाँ रखना पड़ेगा। एंड वो जो हमारी आर्मी को आप अपने यहाँ रखेंगे तो वो खर्चा आप ही मेंटेन करेंगे, हम नहीं देने वाले। सो अगर अवध सब्सिडी लाइन साइन कर रहा है तो अवध ब्रिटिशर्स की आर्मी को भी रखेगा, एक ट्रूप को भी रखेगा, उसमें कुछ सोल्जर्स होंगे एंड उसकी मेंटेनेंस का खर्चा अवध ही देगा, अवध के रेवेन्यू से ही आएगा। उसके अलावा क्या था कि अवध चूंकि अगर सब्सिडी लाइन साइन करता है ब्रिटिशर के साथ, अवध में तो फिर ब्रिटिश का एक रेजिडेंट होगा, ब्रिटिश अपना एक रेजिडेंट रखेंगे। रेजिडेंट मतलब मोर लाइक आप समझे तो एम्बेसडर टाइप या हाई कमिश्नर आज के टर्म में बोलते हैं, डिप्लोमेट टाइप, कि हमारे इंटरेस्ट की रक्षा उधर करेगा। तो ब्रिटिश अपना रेसिडेंट रखेंगे जिस भी राज्य के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ उनके साथ। तो जैसा मान लीजिए अवध के साइन हुआ तो अवध के साथ साइन हुआ तो अवध में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा एज एन एम्बेसडर। एंड अवध कोई भी अपना फॉरेन अफेयर्स बिना इस रेजिडेंट से मशवरा किए नहीं लेंगे। मतलब कोई भी अपना फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड डिसीजंस कि किसके साथ हमें संबंध रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने हैं, वो इस रेसिडेंट से मशवरा किए बिना नहीं लेंगे, यानी कि ब्रिटिश के परमिशन के बिना वो किसी फॉरेन रिलेशन को मेंटेन नहीं करेंगे। सो द अलाई कोड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर रूलर्स, यानी कि फॉरेन रूलर्स, अदर मीन्स की जो बाहरी आउटसाइडर है, और इंगेज इन वॉरफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। आफ्टर द परमिशन, अगर परमिशन मिली तभी वो किसी से लड़ाई कर सकते हैं या किसी से रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। अगर परमिशन नहीं मिली ब्रिटिश हुकूमत की तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नाउ एंटर इनटू द सब्सिडी अलायंस। एंड ये सारी प्रोविजंस थी। एंड इनसे राज्य को क्या फायदा होता था, जिस राज्य ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया उसको क्या फायदा था, तो उसको बेसिकली ये फायदा था कि ब्रिटिश आर्मी बहुत मॉडर्नाइज थी तो वो उसको हेल्प करती अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट होता तो, कोई बाहर से आक्रमण होता तो। क्योंकि अवध के पास उस समय खतरा दो थे, एक तो मराठास, मराठास बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, दूसरा अफगान्स। तो इन दोनों के साथ अवध के साथ प्रॉब्लम ये थी कि अवध उतना सक्षम नहीं था बचाने में, खुद को प्रोटेक्ट करने में। तो 1801 में सब्सिडी अलायंस साइन किया जाता है और ब्रिटिशर्स ने वादा किया कि आपके ऊपर कोई भी आक्रमण करेगा तो हम आपको बचाएंगे, आपको ये चीज़ें करनी है, आपको अपने यहाँ रेसिडेंट रखना है, हमारी ट्रूप्स आपके यहाँ रहेंगी, उसका खर्चा आप देंगे। एंड आप किसी हमसे पूछे बिना किसी भी फॉरेन रिलेशन में आप डिसीजन नहीं लेंगे या किसी भी आउटसाइडर से आप लड़ाई नहीं करेंगे। सो दैट वाज अ सिनेरियो। अच्छा, सब्सिडी लाइन्स के नुकसान क्या थे? अगर किसी राज्य को हमने सब्सिडी लाइन्स में इंक्लूड कर लिया, लाइक सपोज अवध को कर लिया, तो अवध के जो रूलर्स है अब उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ तो है नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेट भी ब्रिटिश देख ले रहा है एंड इंटरनल थ्रेट होगा तो वो भी ब्रिटिश देख ले रहा है। तो जो राजा होते थे, जो नवाब होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल हो जाते थे, वो प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते थे। इससे क्या होता था कि जो जनता है ना वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई, क्योंकि जनता देख रही कि हमारा राजा तो कुछ कर नहीं रहा, हमारा जो राजा है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, सुबह से जाता है ऊपर हुक्का पीता है, गाना वाना देखता है, मुजरा देखता है और फिर रात में खा के सो जाता है। सो दैट वाज द सिनेरियो। इससे क्या होता था, रूलर्स बिकेम इरिस्पॉन्सिबल, रूलर्स एंड द नवाब्स बिकेम इरिस्पॉन्सिबल। सेम चीज़ अवध के साथ हुई। अवध में हमने जब पिछला लेसन आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने देखा था कि जो शुजाउद्दौला थे बहुत बड़े नवाब हुआ करते थे और बहुत उनकी रेपुटेशन होती थी। तो एंड लेकिन ये अवध कैसे, किस तरीके से ऐसे गुर्बत की स्थिति पहुंच जाता, वनली बिकॉज कि रूलर्स बिकम इरिस्पॉन्सिबल। एंड इरिस्पॉन्सिबल कैसे बने, इसी अलायंस में इंटर करते ही, क्योंकि अलायंस में जब इन्होंने इंटर करा तो इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। जो भी चीज़ है वो ब्रिटिशर्स तो देख ही ले रहा है, रेवेन्यू में वही मैनेज कर लेंगे, सब कुछ तो उन्हीं का है। एंड ब्रिटिशर्स वेर इंडायरेक्टली कंट्रोलिंग द अथॉरिटी, ब्रिटिशर्स इंडायरेक्टली पावर में थे, क्योंकि रूलर तो कुछ कर ही नहीं रहा, सारा कुछ तो हम ही कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स वेंट इनडायरेक्टली इन द पावर। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैटल, बहुत ज़्यादा घातक साबित होने वाली थी, क्योंकि अवध जब 1801 में सब्सिडी अलायंस के रूप में इसको साइन करा जाता है इसके साथ सब्सिडी अलायंस, उसके बाद आप देखेंगे तो 1850s तक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया ब्रिटिशर्स के कब्जे में है। ये जितनी भी आप टेरिटरीज देख रहे हैं पिंक कलर से, ये सारी टेरिटरीज डिनोट करती हैं जो ब्रिटिश द्वारा ओन की जा रही थी, ब्रिटिश द्वारा कंट्रोल की जा रही थी। कुछ कुछ इलाके जैसे राजपूताना हो गया या गुजरात का कुछ इलाका हो गया, देन कुछ निज़ाम के इलाके हो गया, उड़ीसा, ये सारी चीज़ें छोड़ दें तो बाकी सारा का सारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। पाकिस्तान के कुछ इलाकों को छोड़ दें क्योंकि उधर अफगानिस्तान का, अफगानियों का राज चलता था। सो बेसिकली दैट वाज द सिनेरियो। तो 1850s तक ऑलमोस्ट जो 2/3 ऑफ द इंडियन लैंड था वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ ही चुका था। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश चाहते थे कि हमारे पास जो मेन रीजन है ना अवध, वो भी आ जाए। तो अवध को बेसिकली 1856 में एनेक्स कर लिया जाता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। एंड जब अवध को एनेक्स करा गया तो जो बेसिस, जो दलील दी गई वो ये दी गई कि अवध में ना मिस गवर्नेंस है, जो रूलर है यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह वो तो कुछ काम कर ही नहीं रहा है। तो डलहौजी बोलता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, क्योंकि दलील तो देनी पड़ती थी कि आपने किस बेसिस पे एनेक्स करा। तो डलहौजी कहता है नवाब वाजिद अली शाह के बारे में कि ये जो नवाब है ये तो कुछ करता ही नहीं है, सुबह उठता है, खाना खाता है,
गाना सुनता है, मुजरा सुनता है एंड देन रात को सो जाता है। तो जनता तो परेशान हो रही है इससे, जनता तो बहुत ज़्यादा त्रस्त है इससे कि भाई कैसे काम करेगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे रेवेन्यू देखे जाएंगे। तो अब हमने ये डिसीजन लिया है अवध की जनता के इंटरेस्ट में, क्योंकि ये तो इस जनता को रूल करने के लिए केपेबल है ही नहीं। तो अवध की जनता के इंटरेस्ट में हमने ये डिसीजन लिया है कि इस राज्य को हम एनेक्स करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस। बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी था, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी होता था, यानी कि अगर किसी राज्य का कोई लीगल वारिस नहीं है तो उसको एनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिश अथॉरिटी द्वारा। लेकिन यहाँ अवध में वारिस था, लेकिन फिर भी एनेक्स किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस। तो अवध में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं लगाया गया था, अवध में मिस गवर्नेंस के बेसिस पे उसको एनेक्स किया जाता। देन फर्दर आप देखेंगे तो अवध को जब एनेक्स कर लिया गया, अवध को जो अपने कब्जे में ले लिया गया, तो डलहौजी को तो मतलब नहीं था कि पोएट से या म्यूजिशियंस से, आर्टिसंस थे, उसको तो बस पैसे से मतलब थी। तो वो क्या करता, जितने भी म्यूजिशियंस, पोएट्स, ऑफिशियल्स, कुक्स थे, बहुत शाही कुक, आर्टिसंस, क्योंकि कुक बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड करते थे, क्योंकि जो नवाब होते थे खाने के बहुत शौकीन होते थे। तो इन सारे लोगों की रोजगार चलेगी, इन सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट चलेगी। सो दे बिकेम अनएम्प्लॉयड एट अ सडन। जब एनेक्स किया गया तो सारे लोगों को भगा दिया गया। ऑफिशियल्स को कहा गया कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, कुक्स को कहा गया कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, रिटेनर जो खिदमतगार होते थे उनको कहा गया कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आर्टिसन जो कारीगर होते थे, पोएट्स, म्यूजिशियंस, उनको भगा दिया गया। तो ये सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। लेकिन जब ये सारे लोग एट अ सडन अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ये कि अब इन सारे लोगों के पास एक रीज़न था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए। क्योंकि ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए किसकी वजह से, डलहौजी की वजह से, ब्रिटिश हुकूमत की वजह से, कि इनके राजा को एग्जाइल कर दिया गया, कलकत्ता भेज दिया गया और इनके राज्य को एनेक्स कर लिया गया। अब जब ब्रिटिशर्स इनके राज्य को एनेक्स कर लेंगे तो उनको तो मतलब नहीं है कि यहाँ पे म्यूजिशियन सर्वाइव करें या पोएट सर्वाइव करें, उनको तो बस रेवेन्यू से मतलब है। तो ये जो म्यूजिशियंस, पोएट्स, आर्टिसंस, कुक्स हैं, उनको सबको फारिग कर दिया गया। तो इसके बाद आप देखेंगे तो ये लोग भी भारी मात्रा में रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे चल के हम रिवोल्ट जो अवध में हुआ था उसके 3 एंगल्स को देखेंगे। बेसिकली अवध में जो इतनी ज़्यादा से सपोर्ट मिली थी इस रिवोल्ट को, वो 3 एंगल की वजह से मिली थी। 3 पर्सपेक्टिव देखेंगे आगे की स्लाइड में कि ये जो रिवोल्ट था अवध में वो इतना ज़्यादा फैल क्यों गया। तो उसके बेसिकली 3 कारण थे, 3 एंगल थे। तो पीपल, सबसे पहले लोगों ने फिरंगी राज को, फिरंगी डिनोट किया जाता है ब्रिटिशर्स के लिए एज अ डेरोगेटरी टर्म, अपमानजनक सेंस में यूज़ किया जाता है फिरंगी वर्ड। सो पीपल कंसिडर्ड फिरंगी राज एज द एंड ऑफ दियर वर्ल्ड, कि हमारे वर्ल्ड का तो अब खात्मा हो चुका है, क्योंकि हमारे राजा जो थे, नवाब जो थे, उनको बाहर निकाल दिया, उनको कलकत्ता भेज दिया, हमसे हमारी नौकरी, हमसे हमारी रोजी छीन ली गई। सो पीपल कंसिडर्ड फिरंगी राज एज द एंड ऑफ दियर वर्ल्ड एंड इन अवध ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, चाहे वो तालुकदार हो, चाहे पीजेंट हो, चाहे सिपॉयज हो, चाहे छोटे मोटे आर्टिसंस हो, म्यूजिशियंस हो, पोएट्स हो, ऑफिशियल्स हो, रिटर्नर्स हो, कुक्स हो, सारे लोगों ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करा। एंड बेसिकली इसमें इन 3 लोगों का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि इन तीनों के एंगल को जब हम देखेंगे ना, तब हमें अवध की जितनी भी सिचुएशन, अवध की जो कैलकुलेशन है पॉलिटिकल, उसको हम जान पाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि अवध में जो रिवोल्ट था वो इतना ज़्यादा मासेस तक कैसे फैल गया। तो 3 एंगल्स के बारे में हमने चर्चा करी। एक तो पीजेंट का एंगल था, एक तालुकदार का एंगल था, एक सिपॉयज का एंगल था। एंगल्स के दृष्टिकोण, इन तीनों के दृष्टिकोण से क्या मायने थे इस रिवोल्ट के, एंड इन तीनों ने क्यों इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करा, क्योंकि इन तीनों की नंबर्स बहुत ज़्यादा थी। पीजेंट्स, तालुकदार, सिपॉयज वेर वेरी मच इन नंबर्स एज कम्पेयर टू कुक्स और म्यूजिशियंस और पोएट्स। तो इन तीनों का पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ा एक वजूद रखता था इस रिवोल्ट में। सो तीनों एंगल को देखते हैं, तालुकदार एंगल, पीजेंट्स एंगल और सिपॉयज एंगल। तो तालुकदार क्यों रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज जब अवध को एनेक्स कर लिया जाता है उसके बाद तालुकदार को पहले डिसआर्म किया जाता है। डिसआर्म करना मतलब उनके अंदर ना कुछ ट्रूप्स हुआ करती थी। लाइकवाइज जैसा हमने जमींदारी प्रथा में देखा था पिछले लेक्चर में, कि जब कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे जमींदारों के पावर को हटाया जाता है, उसे कचहरी लगाने को मना कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि अब तुम ट्रूप्स रख के भी क्या करोगे, क्योंकि हमारे पास तो लोकल पुलिस है ही, ब्रिटिश पुलिस तो है ही, तो उसी से तुम काम चलाना। वैसे ही तालुकदार के पास जो भी ट्रूप्स थी ना उसको डिसआर्म कर दिया गया, उनको फारिग कर दिया, कहा गया कि आप अपने ट्रूप्स को पहले हटाएं। और तालुकदार कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि सत्ता तो अब अंग्रेजों की है। एंड उसके बाद तालुकदार के जो किले होते थे उनको तबाह कर दिया गया, फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि तालुकदार को वो लोग एज ए सिंबल ऑफ इंटरमीडिएटीज मानते थे। और अंग्रेजों को लगता था कि तालुकदार ही वो लोग हैं जिनकी वजह से पीजेंट्स सप्रेस किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है उनका। उसके बाद एक समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 लाया जाता है, जैसा परमानेंट सेटलमेंट हमने देखा था 1793 में, वैसे ही एक समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 होता है, 1856 का समरी सेटलमेंट। उसके अंदर क्या किया जाता है ना, तालुकदार से उनकी लैंड छीन ली जाती है, बहुत तालुकदार से उनकी लैंड छीन ली जाती है। लगभग ऐसा एक रिपोर्ट था
कि लगभग आधे जो तालुकदार थे प्री ब्रिटिश राज से, यानी कि जब अवध में बाजीद शाह का रूल हुआ करता था, तो उनमें से आधे जो तालुकदार से उनसे उनकी लैंड छीन ली गई, पूरी की पूरी लैंड। सो बेसिकली ये जो लैंड होल्डिंग छीनी गई तालुकदार से, एंड छीनी क्यों गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स मानते थे कि इनसे छीन के हम अपने पास रखेंगे एंड ताकि हम डायरेक्टली पीजेंट से रेवेन्यू वसूल सके, क्योंकि तालुकदार बीच में इंटरमीडिएट के रूप में बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है पीजेंट्स का भी, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। सो तालुकदार से उनकी लैंड छीनी गई। सो तालुकदार से डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स, एंड उसके बाद तालुकदार से जब उनके ट्रूप्स छीन लिए गए, उनके फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनसे उनके लैंड छीन लिए गए जो कि उनकी रोजी का हिस्सा होते थे। देन तालुकदार वेर फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट्स, की अब उनके पास मजबूरी थी कि अब इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करें, जो सिपाही म्यूटनी थी उसमें अपना योगदान दें। देन अब पीजेंट्स का एंगल देखते हैं कि किसान क्यों इस आंदोलन में कूदे थे, किसान क्यों इस क्रांति में कूदे। तो तालुकदार्स को जब रिमूव करा गया तो भी पीजेंट की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो सकी। अंग्रेजों को लगता था कि तालुकदार्स को जब हटा देंगे तो इंटरमीडिएट्स को हमने हटा दिया, उसके बाद क्या हो गया कि हमारी जो पॉपुलेशन, किसानों की पॉपुलेशन है, वो अब शोषण से बच जाएगी, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट्स ही थे, बिचौलिए ही थे जो शोषण करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने एक दूसरे पक्ष के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने तालुकदार्स को तो हटा दिया, लेकिन जो रेवेन्यू डिमांड था ना वो बढ़ा दिया। 30% हुआ करता था तालुकदार्स के समय, जो कि बढ़ा के कई इलाकों में 70% तक कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जब 30% से 70% तक ये डिमांड बढ़ा दिया गया ना, तो आप सोचे कि एक तरफ तालुकदार्स को हमने हटा दिया, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड बढ़ा दिया, तो पीजेंट्री अब भी शोषण करी जाएगी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। पहले तालुकदार्स के द्वारा किया जाता था, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल द्वारा किया जाएगा, क्योंकि रेट्स बढ़ा दिया गया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे तालुकदार जो थे ना, वो पीजेंट्स को उनकी ज़रूरत के टाइम में मदद करते थे। ऐसा नहीं था कि सारे तालुकदार शोषण करते थे, लेकिन बहुत सारे तालुकदार ऐसे थे जिनको कि जो पीजेंट्स थे, किसान थे, एज अ फादर फिगर देखते थे। वो उनको इन द कंसिडरेट नीड मदद करते थे ज़रूरत के समय में। एंड जब उनको हटा दिया गया, जब उनको पावरलेस कर दिया गया, तब तो एक बात क्लियर हो चुकी थी कि पीजेंट्स के पास जब ज़रूरत के समय में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी तो उनके पास कोई मदद करने को होगा नहीं, क्योंकि तालुकदार कर नहीं सकते, उनके पास कोई पावर ही नहीं है, एंड और ईस्ट इंडिया कंपनी तो करेगी नहीं, क्योंकि उनका कोई राब्ता नहीं है किसानों से। सो बेसिकली द रिमूवल ऑफ तालुकदार्स एग्रावेटेड द माइजरी ऑफ पीजेंट्स, की तालुकदार्स को जब हटाया गया उनकी ज़मीनों से, जब उनको फारिग किया गया, तो इसने प्रॉब्लम्स को घटाने के अलावा बढ़ा ही दिया। क्योंकि एक तो सबसे पहले रेंट आपने कम नहीं किया, रेंट आप बढ़ा दिया, आपने दुगने से भी ज़्यादा 30% से सीधे 70 कर दिया। देन तालुकदार्स जो कि एज इन नीड्स काम आते थे किसानों के, उनको आपने सीधे पावरलेस कर दिया, तो अब पीजेंट्स किसके पास जाएंगे ज़रूरत के समय। तीसरा सिपॉइज एंगल, अवध जो था ना, अवध एंड द ईस्टर्न यूपी, उसको कहा जाता था द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, क्योंकि बंगाल आर्मी में, एंड बंगाल आर्मी मतलब ब्रिटिश आर्मी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेंट्री जो थी वो बंगाल से ही जुड़ी थी, क्योंकि सबसे पहले सत्ता बंगाल में ही स्थापित करी गई थी। तो बंगाल आर्मी में, यानी कि ब्रिटिश आर्मी में, अवध से और ईस्टर्न यूपी से बहुत सारे लड़के जाके उसमें भर्ती होते थे। तो जब एक एक कनेक्शन था कि देखें, जो लड़के हैं अवध के वो बंगाल आर्मी में काम कर रहे हैं, एंड उनकी फैमिलीज अवध में हैं, एंड उनकी फैमिलीज मोस्टली किसानों के लड़के होते थे। तो उनकी फैमिलीज किन किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं कि उनके रेंट बढ़ाया जा रहा है, एंड उनके जो फादर फिगर लाइक तालुकदार होते थे उनको पावरलेस कर दिया गया है। तो देर वॉज ए क्लोज लिंक बिटवीन सिपोई एंड नॉर्थ इंडिया, क्योंकि जो लड़के काम कर रहे हैं फौज में, उनकी जो फैमिली है वो नॉर्थ इंडिया में, अवध में, ईस्टर्न यूपी में रह रही है, एंड उनकी फैमिली प्रॉब्लम किस चीज़ों की झेल रही है कि रेवेन्यू डिमांड बढ़ा दिए गए हैं, एंड तालुकदार पावरलेस हो गए, तालुकदार को हटा दिया गया सीधे डायरेक्टली। एंड सिपाहीज किस प्रकार की प्रॉब्लम झेल रहा है, तो सिपाहीज आप देखेंगे तो 1840s के बाद से क्या होता है सिपाहीज के पास, एक 1840s के बाद क्या होता है सिपाहीज के साथ कि एक रेशियल एब्यूज़ का उनको सामना करना पड़ता है। रेशियल एब्यूज़ में क्या होता है कि उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वो उनके साथ रेशियली एब्यूज़ करते हैं उनको, मतलब ऑन द टर्म ऑफ कलर, ऑन द टर्म ऑफ रिलीजन, ऑन द टर्म ऑफ कंट्री, तो उसको वो रेशियली अब्यूज़ करते हैं। सो सिपाही भी बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड थे, एंड इनकी जो फैमिली थी जो अवध और ईस्टर्न यूपी में रह रही थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे ब्रिटिशर्स से। सिपाही परेशान है बिकॉज ऑफ रेशियल अब्यूज़, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, एंड जो उनकी फैमिली रह रही है अवध में वो परेशान है क्योंकि रेवेन्यू डिमांड बढ़ा दिया गया है, तालुकदार को हटा दिया गया। तो ये एक क्लोज लिंक बनाया, तो सिपाहियों की जो प्रॉब्लम थी वो एक्सचेंज होगी उनकी फैमिलीज़ के साथ, फैमिलीज़ की जो प्रॉब्लम थी वो एक्सचेंज होगी उनके बेटों के साथ, सिपाहियों के साथ। तो एक कनेक्शन आ गया और सिपाही भी इस आंदोलन में कूद पड़े। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे सिपाही भी अवध के रिवोल्ट में हिस्सा लेते हैं। ये इतना बड़ा इसीलिए हो गया कि सिपाहीज भी जितने भी सिपाहीज थे अवध के, ईस्टर्न यूपी के, वो सारे इसमें लड़ रहे थे। पीजेंट्स जितने थे वो भी इसमें लड़ रहे थे, तालुकदार जितने थे वो भी इसमें लड़ रहे थे। सो दैट वाज अ सिनेरियो इन द अवध। तालुकदार से पार्टिसिपेट कर रहा है, पीजेंट से पार्टिसिपेट कर रहा है, सिपोई से पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड पीछे हमने देखा है किस तरीके से वाजिद शाह को जब हटाया जाता है तो म्यूजिशियंस, पोएट्स, कुक, रिटेनर्स, ऑफिशियल्स, जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हो वो सारे आके जुड़ जाते हैं। सो अवध में इसीलिए जो रिवोल्ट था वो पूरा का पूरा बहुत ही मास रिवोल्ट में तब्दील हो जाता है, वाइड स्प्रेड रिवोल्ट की चारों तरफ फैल गया। सो दैट वॉज द रिवोल्ट इन अवध। इसके बाद अब हम देखेंगे
कि जो रेबल्स थे ना, जो क्रांतिकारी थे, जो विद्रोही थे, उनका विजन क्या था, वो क्या चाहते थे, वो व्हाट दे डिमांडेड आउट ऑफ दिस रिवॉल्ट, उसको देखते हैं इस स्लाइड में। सो नाउ कमिंग टू द विजन ऑफ रेबल्स की रेबल्स क्या चाहते थे, व्हाट द रेबल्स डिमांडेड आउट ऑफ दिस रिबेलियन। तो रेबल्स के जो पर्सपेक्टिव है उसको लेके हमारे पास कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, बिकॉज फ्यू ऑफ देम कुड रीड एंड राइट। ज़्यादातर लोग लिटरेट हुआ करते थे, उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था। कुछ ही लोगों को आता था। तो जो हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज हैं, उस समय उतनी ज़्यादा रेबल में लिटरेसी नहीं थी कि वो अपने पर्सपेक्टिव को लिख सकते या जाहिर कर पाते, पब्लिक कर पाते। लेकिन जो भी कुछ हमारे पास उनके पर्सपेक्टिव के बारे में जानने को मिलता है, वो मिलता है उनके इश्तिहारों से, प्रोक्लेमेशंस थे जो उन्होंने चिपकाए थे दीवारों के ऊपर, ताकि जो मासेस हैं वो जुड़ सके इस रिबेलियन में, इस रिवॉल्ट का हिस्सा बन सके। सो वी ओनली हैव प्रोक्लेमेशन एज अ सोर्स टू गेट टू नो अबाउट द विजन्स ऑफ रेबल्स की रेबल्स क्या चाहते थे। उसके लिए हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स बचता है वो प्रोक्लेमेशन बचते हैं, एंड कुछ छोटी मोटी जो पिटिशंस हैं रेबल्स की वो बचती हैं। सो जो प्राइमरी विजन था रेबल्स का, जो प्राइमरी डिमांड थी रेबल्स की, वो ये थी कि जो पॉपुलेशन है वो यूनाइट रहे, जो खास करके स्पेसिफिकली जो हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है वो यूनाइट रहा, क्योंकि इस जो लड़ाई थी, जो विद्रोह था, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले थे। उसमें यूनिटी वॉज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि इन दोनों के अंदर फूट पड़ती है, एंड ब्रिटिशर्स वेर एक्चुअली ट्राइंग टू डिवाइड देमसेल्फ, कि वो उनको डिवाइड कर सके, हिंदुओं को मुस्लिमों को, ताकि अगर वो डिवाइड हो जाएंगे तो ये तो पूरा विद्रोह ही हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये थी, एंड इसलिए प्रोक्लेमेशंस, इश्तिहार खास तौर पे डाले जाते थे, और उसमें खास तौर पे इसको एम्फेसाइज करा जाता था कि जो हिंदू मुस्लिम है उनको अपनी यूनिटी बरकरार रखनी है। अगर हमें इस बरतानिया की हुकूमत को इंडिया से बाहर निकालना है, ब्रिटिश रूल को इंडिया से फेंकना है, तो हमें हिंदू मुस्लिम में यूनिटी चाहिए। सो प्रोक्लेमेशन में एक चीज़, क्योंकि हमारे पास रेबल्स को जानने के लिए तो एकमात्र सोर्स बचता प्रोक्लेमेशंस, तो उसमें हमने एक चीज़ पाई है कि उसमें बार बार एक पॉइंट पे एम्फेसाइज करा गया है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए। देन जो प्रोक्लेमेशंस थे उसमें ना ऑफन मुगल एरा को रेफर करा गया है कि मुगल एरा में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम साथ रहा करते थे, एक हारमनी थी हिंदू मुस्लिम कल्चर की, यानी कि साथ में को एग्जिस्टेंस होता था दोनों का। एंड मुगल एरा को इसमें बहुत ज़्यादा पायस भी ट्रीट करा गया है कि उस समय सिचुएशंस बहुत बढ़िया हुआ करती थी, कि किस तरीके से उसमें उस एरा में आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम कल्चर को एग्जिस्ट करता था, हारमनी थी एक। उसके बाद उन्होंने इस जो विद्रोह था उसमें और ज़्यादा जान झोंकने के लिए उन्होंने इस लड़ाई को उन्हें क्रूसेड्स का फॉर्म देने की कोशिश करी। क्रूसेड्स मीन्स जो होली वॉर होता है, जिहाद अगर बोलते हैं उसको उर्दू में। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्रूसेड्स की, हिंदू और मुस्लिम अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने रिलीजन को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटानिया की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़े क्रूसेड्स के रूप में। लाइक क्रूसेड्स का फॉर्म देने की कोशिश को करी गई थ्रू प्रोक्लेमेशन एंड ऑल। उसके बाद आप देखेंगे तो प्रोक्लेमेशन में ना ये बात ज़ाहिराना तौर पर लिखी गई थी कि हम ब्रिटिश राज से जुड़ी जितनी भी चीज़ें सबको बहिष्कृत करते हैं, सबका रिजेक्शन करते हैं। एंड उसी के तहत आप देखेंगे तो आगे चल के, हालांकि प्रोक्लेमेशन में ये बात नहीं लिखी गई थी कि आपको जो देसी मनी लेंडर्स हैं या देसी रिच एलाइट्स हैं उनको मारना, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको एज ए ऐसा ले लिया कि अच्छा, ब्रिटिश राज से एसोसिएटेड तो मनी लेंडर्स भी है, क्योंकि ये भी हमें ऑपरेस करते हैं, ये भी ब्रिटिशर्स के लाए हैं। जो रिच एलाइट्स हैं, एरिस्टोक्रेसी है, इंडियन एरिस्टोक्रेसी, वो भी ब्रिटिशर्स के लाए हैं, वो भी हमें सप्रेस करते हैं। तो इसीलिए जो पीपल थे वो उन्होंने हर एक टाइप के ऑपरेशन के खिलाफ बगावत करी, ना केवल ब्रिटिशर, जबकि मनी लेंडर को भी उन्होंने घेरा, रिच एलाइट्स जो यहाँ के देशी रिच एलाइट्स थे उनको भी घेरा। हालांकि प्रोक्लेमेशन में ये बातों की चर्चा नहीं करी गई थी, उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स को स्पेसिफाई करा गया था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, बाकी मनी लेंडर या रिच इनकी बात नहीं करी गई थी। लेकिन चूंकि उसमें ये लिखा गया था कि एवरीथिंग एसोसिएटेड विद ब्रिटिश राज इज आवर एनिमी, एंड हम इनका बहिष्कार करते हैं, तो इसीलिए लोग, जो मासेस जब जुड़ती हैं, क्योंकि मासेस हर एक का अपना अपना मतलब था विद्रोह करने का, दैट वाज द सिनेरियो। तो पीपल रेबल्ड अगेंस्ट ऑल द ऑपरेशंस, उन्होंने सारे जो दमनकारी हैं उनके खिलाफ बगावत की। ब्रिटिशर्स को भी घेरा गया, ब्रिटिशर्स को भी तबाह किया गया, मनी लेंडर्स को भी तबाह किया गया, उनके घर चलाया गया, रिच लाइट्स को भी तबाह किया गया, उनके भी घर चलाया गया। तो यहाँ पे एक पिटिशन है जो ब्रिटिश, तो यहाँ पे एक पिटीशन है जो उस समय आप देखेंगे तो एक सिपाही की दी हुई है 1857 के दौरान। उसमें 3-4 चीज़ें हाईलाइट करी गई हैं कि किस किस तरीके से ब्रिटिश आते हैं हिंदुस्तान में, एंड हमारे ही लोगों के खून के ज़रिए लगभग लगभग पूरे हिंदुस्तान पे इनका कब्जा हो जाता है, क्योंकि इनकी आर्मी में तो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे ही लोगों का था। अवध से लोग जाते थे, वेस्टर्न यूपी से जाते थे, बिहार से जाते थे, मध्य प्रदेश से जाते थे।
तो ये कहते हैं कि ये जो जिस तरीके से हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, हमारे ट्रूप्स को फोर्सफुली उन राइफल्स को बाइट करने को मजबूर किया जा रहा है, जिनमें कि काउ एंड पिग्स के फैट की कोटिंग चढ़ी हुई है। और उन्होंने इस पिटीशन में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आग्रह भी किया है कि जितने भी राजा चीफ्स, जितने भी बड़े बड़े एलाइट्स हैं, देसी एलाइट्स, इंडियन एलाइट्स, उनसे ही आग्रह किया गया है कि आप बस 2 साल के लिए इस लड़ाई को लड़ें एंड उसके बाद होपफुली हम जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको एक्सटर्मिनेट करने में, उसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। एंड लास्ट लाइन पे अगर आप गौर डालेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, इफ़ द रिलीजन ऑफ हिंदू और मुसलमान इज लॉस्ट वॉट रिमेन्स इन दिस वर्ल्ड, कि अगर हमारा रिलीजन ही खो गया तो हमारे पास बचेगा क्या। सो बेसिकली इस 1897 की क्रांति को एक क्रूसेड के रूप में मोल्ड करने की भी कोशिश की जा रही थी। दे वर बेसिकली ट्राइंग टू फॉर्म इट एज अ क्रूसेड्स, धर्म लड़ाई, धर्म युद्ध, लाइक होली वॉर, जिहाद। सो दैट वाज अ सिनेरियो। इसके बाद जब रेबल्स अपने चरम पे पहुंचे थे, जब ये जो क्रांति थी, ये जो विद्रोह था वो अपने चरम पे था, तभी क्या होता है कि रेबल्स सोचते हैं कि हमने लगभग लगभग ब्रिटिशर्स को हरा ही दिया, क्योंकि मई जून तक तो हालात बहुत ख़राब थे ब्रिटिशर्स के लिए। एक के बाद एक लड़ाई हार रहे थे वो लोग, एंड उनके पास फोर्स भी नहीं बची, क्योंकि जो मैक्सिमम सिपाही होते थे वो इंडियन होते थे, उन्होंने तो बगावत कर दिया। बेसिकली जब ये विद्रोह चरम पे था, सिपॉइज वर डोमिनेटिंग, तो सिपॉइज ने सोचा है कि अब जितने इलाके हमारे कब्जे में आए हैं, अवध के बहुत सारे इलाके आ गए थे, दिल्ली के बहुत सारे इलाके आ गए थे, तो अब यहाँ हम अल्टरनेटिव पावर बिठाते हैं। ब्रिटिशर्स तो चले गए, उनको तो हमने भगा ही दिया है, तो अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं एक अल्टरनेटिव पावर बिठाते हैं, एक सत्ता कायम करने की। सो दे बेसिकली ट्राइड टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इन दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर। इन सब इलाकों में अच्छा खासा कंट्रोल आ गया था इनका, और उसमें उन्होंने देखा था कि किस तरीके से प्री ब्रिटिश एरा के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग रिस्टोर करने की कोशिश करता है। बिकॉज हमने अगेन बताया कि रेबल्स बार बार मुगल एरा को प्रेफर करते थे, क्योंकि मुगल एरा में एक बढ़िया कोएग्जिस्टेंस होता था, एक बढ़िया को एग्जिस्टेंस होता था, हिंदू और मुस्लिम कल्चर के बीच एक हारमोनी होती थी। तो उन्होंने कोशिश करी कि हम प्री ब्रिटिश एरा को फिर से रिस्टोर करेंगे, वही लैंड सेटलमेंट लाने की कोशिश करेंगे, वही सारे टैक्स वाले सिस्टम होंगे, वही सारे रेवेन्यू सोर्सेज होंगे हमारे। देन अपॉइंटमेंट्स भी बनाए गए कि ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया वेरियस पोस्ट पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लाइक लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी अरेंजमेंट बनाया गया कि लैंड रेवेन्यू से ही हमारे पास वॉर एक्सपेंसेस आएगा। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कुछ टाइम फ्रेम के लिए, 1 डेढ़ महीने के लिए, जो रेबल्स थे उन्होंने कोशिश करी कि हम यहाँ पे सत्ता कायम कर सके दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर में, क्योंकि अंग्रेजों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये रीइंफोर्समेंट मंगा रहे थे यूरोप से, जब तक वो आता तब तक रेबल बहुत आगे जा चुके थे। लेकिन हालांकि जब रीइंफोर्समेंट आता है ब्रिटिशर्स का, एंड उनके पास तो पूरी मॉडर्नाइज आर्मी थी, तो लेट 1857 यानी कि जाते जाते नवंबर दिसंबर 1857 का, एंड अर्ली 1858 के मार्च अप्रैल तक वो जितने भी इलाके उन्होंने खोए थे, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, ईस्टर्न यूपी, वो सारे इलाकों को फिर से वो रिकॉन्कर कर लेते हैं, एंड जितनी भी ये एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बनाई थी रेबल्स ने, उनको तबाह कर दिया जाता है। सो दैट वॉज हाउ रेबल्स ट्राई टू स्टैब्लिश अल्टरनेटिव पावर, एंड देन किस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया व्हेन रीइंफोर्समेंट केम, व्हेन ब्रिटिश आर्मी पुट देमसेल्फ इन अ डोमिनेंट पोजीशन। उसके बाद किस तरीके से रेबल्स को परेशान किया जाता है, किस तरीके से उन पर ब्रूटल क्रैकडाउन लॉन्च किया जाता है, वो सारी चीज़ें। अब हमने देखा, अब देख लेते हैं हम कि किस तरीके से, हमने ये देखा कि किस तरीके से रेबल्स कोशिश करते हैं कि अल्टरनेट पावर बिठाया जाए, एक अल्टरनेट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बिठाया जाए, ताकि हम जो पुराने मुगल एरा को रीस्टोर कर सके। ब्रिटिशर्स ने तो पूरा बेड़ा गर्क कर ही दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हम पुरानी जो हमारी चीज़ें थी, चाहे लैंड सेटलमेंट हो, चाहे टैक्स स्ट्रक्चर हो, चाहे रेवेन्यू सोर्सेज हो, उन सब को रिस्टोर कर सके। इसके लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट्स भी बनाए, इसके लिए उन्होंने दरखास्त भी डाली, इसके लिए उन्होंने लैंड रेवेन्यू कैसे अरेंजमेंट किया करा जाएगा उसकी भी प्रोविज़न बनाई। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के पास री आता है, तब तो वो फिर चढ़ जाता है बस के ऊपर। देन दे स्टार्टेड रिप्रेसिंग द रिवोल्ट, देन दे स्टार्टेड रिप्रेसिंग द रेबल्स, देन दे स्टार्टेड सप्रेसिंग द रेबल्स। उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके ऊपर ब्रूटल क्रैकडाउन लॉन्च किया गया। एंड हालत ये थी कि भाई मई जून ऑफ 1857 तक तो ब्रिटिशर्स कुड नॉट फाइट बैक, क्योंकि हालत उनकी बहुत ख़राब थी, रेबल्स वे डोमिनेटिंग, एंड उनके पास कोई फोर्स भी नहीं बची है। तो ब्रिटिशर्स की जब तक रीइंफोर्समेंट आती तब तक तो रेबल्स पूरा चढ़ गए थे, एंड दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग अल्टरनेटिव पावर टू। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल तक रेबल्स को सक्सेस मिली थी। लेकिन उसके बाद व्हेन रीइंफोर्समेंट केम, लेकिन उसके बाद जब रीइंफोर्समेंट आता है, देन ब्रिटिशर्स लॉन्च डबल अटैक। सो डबल अटैक में क्या हुआ, आप यहाँ मैप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें, एक अटैक इधर कैलकाटा से लॉन्च किया गया फ्रॉम एयर, कि पूरे नॉर्थ में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जितने भी इलाके हैं, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, या आजमगढ़ हो, बनारस हो, झांसी हो, इलाहाबाद हो, इन सब जगहों पे जो रेबल्स हैं उनको नष्ट किया जाए। एंड देन एक सिंबॉलिक वैल्यू जो बनी थी दिल्ली की एज अ सेंटर ऑफ पावर, उसको नष्ट करने के लिए पंजाब से कंटीजेंट भेजी गई, पंजाब से ट्रूप्स भेजे गए। दो तरफा अटैक हुआ, एक पंजाब से दिल्ली की तरफ, एक कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया अवध की तरफ।
एंड उसने बहुत भारी घाव दिया। रेबल्स को उठने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि रीइंफोर्समेंट आ चुकी थी इनकी, एंड ब्रिटिशर्स के पास तो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज वेपन्स थे, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज आर्टिलरीज थी। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ने ना केवल पावर का सहारा लिया इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए, बल्कि ब्रिटिशर्स डिप्लोमेसी का भी हेल्प लेते हैं, डिप्लोमेसी का भी सहारा लेते हैं। सो बेसिकली उन्होंने पावर और डिप्लोमेसी दोनों तरीकों से इस रिवोल्ट को क्रश करने की सोची। पावर में उन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो ये होल नॉर्थ का इलाका था इसमें मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ में क्या होता था कि किसी भी रेबल को, किसी भी सस्पिशियस रेबल को हम केवल सस्पिशन के आधार पर ही उसको कारागार में डाल सकते हैं, उस पर कार्रवाई चलाई जा सकती है। स्पेशल अधिकार मिल जाते हैं आर्म फोर्सेस को कि आप मतलब एक ही चीज़ थी, रेबेलियन मींस डेथ, कि अगर कोई भी रेबल मिले बस शूट डाउन, शूट देम। उसके बाद जो ब्रिटोन्स होते थे, जो सिविलियंस होते थे, ब्रिटेन सिविलियंस होते थे, ब्रिटिश बहुत सारे सिविलियंस भी यहाँ होते थे, मर्केंट्स होते थे, छोटे मोटे ऑफिशियल्स होते थे, वो भी यहाँ काम करते थे। उनको भी स्पेशल राइट्स दिए गए, उनको भी कहा गया कि आपको भी स्पेशल राइट्स हैं, आप भी अगर रेबल को पनिश करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। सो इवन ब्रिटोन्स वेर गिवन पावर टू पनिश द रेबल्स। मार्शल लॉ तो लगा दिया, उसमें आर्म फोर्सेस को तो पावर मिली गई कि वो जाके जहाँ भी जो करना चाहे वो करे, उनके पास वो खुली छूट है कि अगर वो कोई सस्पिशियस रेबल को डालना चाहते हैं कारागार में वो भी कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है, कुछ भी करा जा सकता है विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस। इवन ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन मतलब जो नॉर्मल सिविलियन होते थे, ब्रिटिश रेसिडेंट होते थे, वो यहाँ बसते थे, चाहे वो मान लीजिए कोई छोटे मोटे मर्केंट हो या एक्सेट्रा, तो उनको भी स्पेशल राइट्स दिए गए कि आप भी रेबल्स को पनिश कर सकते हैं। इसके अलावा डबल अटैक लॉन्च किया गया, आपने देखा किस तरीके से कलकत्ता से इधर अटैक लॉन्च किया गया, एंड इधर पंजाब से दिल्ली की तरफ। उसके बाद दिल्ली वॉज कॉन्कर्ड टिल सेप्टेम्बर 1857। दिल्ली में सितंबर 1857 तक, सितंबर में 1857 तक दिल्ली को फिर से वापस रिकवर कर लिया गया था। वहाँ पे जितनी फोर्सेस थी, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा फोर्सेस गैदर हो चुकी थी, सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में ही जमा थे। तो दिल्ली में हालांकि कुछ इनको मुकाबला ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली को हालांकि लास्ट में सितंबर 1857 तक कॉन्कर कर लेते हैं वापस से। लेकिन अवध में बहुत ज़्यादा दिनों तक लड़ाई चलती है, क्योंकि अवध में इतना ज़्यादा आक्रोश था लोगों में कि हमने आपको बताया कि हर एक क्लास, जितने भी क्लास आप सोच लें, चाहे म्यूजिशियंस हो, पोइट्स हो, पीजेंट्स हो, जमींदार्स हो, तालुकदार्स हो, आर्टिसंस हो, सारे लोग रिवोल्ट में खड़े थे। एंड एक तो अनुमान ये है कि तकरीबन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, मेन पॉपुलेशन, पुरुषों की 3/4 आबादी लड़ रही थी अवध में। सो दैट वाज द सिनेरियो। तो अवध को रिकॉन्कर करने में टाइम लगा 1858 तक। उसके बाद जब दिल्ली को रिकॉन्कर कर लेते तो बहादुर शाह जफर को एक्साइल में डाल देते हैं। बहादुर शाह जफर, जिनको कि नवाब पूरे देश का हमने बादशाह घोषित कर दिया था, जब अल्टरनेट पावर बिठाने की हमने बात सोची थी तब। अवध को भी हालांकि 1858 तक रिकॉन्कर कर लिया था। बाद में धीरे धीरे सारे इलाकों को फिर से रिकवर कर लेते हैं, झांसी हो चाहे कानपुर हो, सारे इलाकों को। डिप्लोमेसी में उन्होंने क्या करा, सबसे पहले जिन्होंने देखा कि ये जो इनके पास लड़ाई के लिए पैसा आ रहा है, वो आ रहा है बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि लैंडलॉर्ड्स को कहा कि देखो, तुमसे हमने जो भी ज़मीनें छीनी है समरी सेटलमेंट्स के अंतर्गत, वो हम तुम्हें वापस दे देंगे, और उतनी नहीं, तुम्हें ज़्यादा ज़मीन भी देंगे, उससे ज़्यादा ज़मीन भी दे देंगे, जितनी हमने छीनी है उससे ज़्यादा दे देंगे। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें इस आंदोलन से, इस विद्रोह से बैकआउट कर जाना, तुम्हें ये जो विद्रोही है, रेबल्स है, उनका साथ नहीं देना है। तो उसमें क्या हो गया कि बहुत कम ही लैंडलॉर्ड्स, बहुत कम ही तालुकदारों ने इस ऑफर को माना। बाकी लड़ाई में शहीद हो गए, या कुछ जो बचे हुए थे वो नेपाल को चले गए, भाग गए। जैसे आप देखेंगे तो बेगम हजरत महल भी नेपाल चलेगी, क्योंकि हालात बहुत बिगड़ चुके थे मार्च तक आते आते। उसके बाद नाना साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी शायद नेपाल को चले गए थे। एंड ऐसे ही बहुत सारे ज़मींदार जो थे वो भी नेपाल की तरफ कूच कर जाते हैं। कुछ लोगों ने तो इस ऑफर को मान लिया, कुछ लोग लड़ाई में लड़ते लड़ते जान दे गए, एंड कुछ लोग नेपाल की ओर रुख कर लेते हैं अपनी जानें बचाने के लिए। सो दैट वाज हाउ द ब्रिटिशर्स रिप्रेस्ड द रिवोल्ट, हाउ द ब्रिटिशर्स क्रश्ड द रिवोल्ट थ्रू पावर, थ्रू डिप्लोमेसी, की किस तरीके से मार्शल लॉ लगाया जाता है, किस तरीके से मार्शल लॉ लगाया जाता है, किस तरीके से डबल अटैक लॉन्च किया जाता है, एंड देन किस तरीके से लैंडलॉर्ड्स को एक तरीके से ऑफर किया जाता है कि आपको आपकी ज़मीनें वापस करी जाएंगी, और हो सकता है कि ज़्यादा ज़मीनें दी जाए। उसके बाद आप इस तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं कि ये एक वादिद शाह का पैलेस हुआ करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसानी हड्डियाँ कितनी हैं, इंसानी खोपड़ी आपको मिल जाएगी, पसलियाँ मिल जाएगी, ये सारे आप देख सकते हैं किस लेवल का यहाँ पे मैसेकर हुआ होगा, किस लेवल का ब्रूटल क्रैकडाउन ब्रिटिशर्स ने लॉन्च किया होगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो एक रिपोर्ट है, एक सोर्स है हमारे पास, जिसमें कि जो एक ऑफिशियल है वो अवध के विलेजर्स के बारे में कहते हैं। तो ऑफिशियल से लिखते हैं कि जो अवध के लोग हैं वो हमारे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को लगातार ख़राब कर रहे हैं, एंड ये जो अवध के लोग हैं ये मतलब हमें इनसे डील करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रहा है। एंड इनके लोगों के पास हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जो इनकी आबादी, पुरुष आबादी इस आंदोलन में इन्वॉल्व है, उनके पास गन्स भी है। सो दे हैड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेन विद द नंबर ऑफ गन्स, कि उनके पास एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है रिवोल्ट में, एंड उनके पास हथियार भी हैं, सलाह भी है। सो दैट वाज द सिनेरियो। यहाँ अवध को ओड करके प्रोनाउंस किया गया, कहीं कहीं अवध को ना एस एस भी प्रोनाउंस करते हैं, अवध भी लिखा जाता है, कहीं कहीं अवध को ऐसे भी लिखते हैं, AVADH, कहीं कहीं अवध को आप देखेंगे तो AWADH भी लिखते हैं।
तो जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन बिगड़ती गई उस तरीके से सिलसिला चलता गया। सो दैट वाज कि हाउ रेबल्स परेशान करते हैं अवध के रेबल्स ब्रिटिशर्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात ब्रिटिशर्स को अवध में ही आई थी, क्योंकि अवध में हमने आपको बताया कि हर एक तबके के लोग इन्वॉल्व थे एंड अवध में रिवोल्ट बहुत बड़ा फैला हुआ था। नाउ जब रिवॉल्ट को क्रश कर दिया गया तब दौड़ आया कि किस तरीके से रिवॉल्ट को पोर्ट्रे किया जाए ग्लोबल मीडिया के सामने। ग्लोबल मीडिया मतलब ग्लोबल पॉपुलेशन, उस समय में कोई इतनी बड़ी मीडिया तो होती नहीं थी, लेकिन जो भी अखबार निकलते, जो भी पत्रिकाएं निकलती थी, उसमें किस तरीके से विद्रोह के बारे में लिखा गया था। सो पोर्ट्रायल ऑफ द रिवोल्ट। तो हालांकि हमारे पास जो रेबल्स के पर्सपेक्टिव है उनके बारे में तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि उनके बारे में तो केवल प्रोक्लेमेशन से ही जानकारी मिलती है। उसके बाद जो भी रेबल्स बचे होंगे या तो उनको मार दिया गया होगा या वो भाग गए होंगे, तो उनका दृष्टिकोण तो हम जान नहीं सकते क्या था। लेकिन हमारे पास जो एविडेंस में है वो ये है, जो भी ब्रिटिशर्स ने लिखा है, जो ब्रिटिशर्स ने पेंट किया, जो ब्रिटिशर्स ने डॉक्यूमेंट किया है, वो हमारे पास है। जो भी ब्रिटिश राइटर्स ने लिखा है इस रिवोल्ट के बारे में, जो भी ब्रिटिश पेंटर्स ने इस रिवोल्ट के बारे में पेंट करा है, वो सारी चीज़ें हमें एज एविडेंस पता है। लेकिन उसमें उनके अपने अपने प्रेजुडिस इन्वॉल्व है, उनके अपने अपने पूर्व धारणाएं इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्रिटेन के थे तो इस रिवोल्ट को नेगेटिवली ही देखेंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, रिलीफ ऑफ लखनऊ करके है। ये एक्चुअली जब लखनऊ को रिकॉन्कर कर लिया गया था तो देखिए किस तरीके से ये पेंटिंग बनाई गई है एंड इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल्स हैं वो रिलीफ ऑफ लखनऊ, मतलब कि जब ये ऐसा पोर्ट्रे किया गया था ब्रिटिश मीडिया में, ब्रिटिश पेंटर्स के द्वारा, कि ये जो रेबल्स थे वो ब्रिटिश वुमेन के लिए, उनके ऑनर के लिए ख़तरा थे एंड जो ब्रिटिश चिल्ड्रन थे, जो क्रिश्चियन चिल्ड्रन, क्रिश्चियन वुमेन हुआ करती थी, उनके लिए ये रेबल्स ख़तरा थे। तो किस तरीके से ये जो आर्मी के लोग हैं वो आके लखनऊ को जब रिकवर करते हैं, रिकॉन्कर करते हैं एंड इनको फिर रिलीफ मिलती है, जो क्रिश्चियन महिलाएं थी, क्रिश्चियन बच्चे थे, उनको रिलीफ मिलती है। तो इसको इसमें चित्रित किया गया। इस तरफ आप देख सकते हैं रेबल्स को किस तरह से भगाया जा रहा है। देन जो लीडर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, जो ब्रिटिश आर्मी के लीडर्स हैं। उसके बाद एक और पोर्ट्रेयल है, एक और काइंड ऑफ पोर्ट्रेयल, कि ब्रिटिश पेंटर्स, हमने आपको बताया कि वो निगेटिविटी फैलाने के लिए ऑफन रेबल्स को ऐसा पोर्ट्रे करते थे कि वो जो क्रिश्चियन वुमेन है या ब्रिटिश वुमेन है, उनकी डिग्निटी के लिए खतरा थे, उनकी ऑनर के लिए, उनकी सम्मान इज्जत के लिए खतरा थे। इसको उन्होंने पोर्ट्रे भी करा। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ ब्रिटिश वुमेन अपने चिल्ड्रन के साथ है, यहाँ पे रेबल्स आ रहे हैं इनको, मतलब इनको, इनकी डिग्निटी को ख़राब करने के लिए, इनके ऑनर को ख़राब करने के लिए। ऐसा उन्होंने जानबूझ के इसलिए करा था, डिलिबरेटली इसलिए करा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जब ये चीज़ें छपेंगी अखबारों में या ये पेंटिंग्स जब देखी जाएंगी तो लोगों में एक रिवेंज की भावना पनपे। जैसा आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भी कि एक औरत, एक क्रिश्चियन वुमेन अपने डिग्निटी के लिए लड़ रही है रेबल्स से, इनके पास एक बंदूक है। हालांकि हो सकता है कि रेबल्स कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल रहे होंगे व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग वुमेन और चिल्ड्रन, बट लेकिन ब्रिटिश पेंटर्स एंड ब्रिटिश ऑथर के अपने प्रेजुडिस भी थे, उनकी अपनी पूर्व धारणाएं भी थी, इसलिए वो ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे कि जो रेबल्स हैं वो ब्रिटिश वुमेन और क्रिश्चियन वुमेन की डिग्निटी के लिए, ऑनर के लिए ख़तरा है, ताकि ब्रिटेन के पीपल में एक रिवेंज की फीलिंग आए कि हमें इन लोगों को मार देना, हमें खून के बदले खून चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने हमारे औरतों के ऊपर उनको इंडिग्निफाइड किया, उनके ऑनर को ख़तरा पहुंचाया, उनके ऑनर को नुकसान पहुंचाया, तो हम भी इनको इनसे रिवेंज लें, इनको मारें एंड पूरी 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 कॉम को डिस्ट्रॉय कर दें। सो दैट वाज द सिनेरियो। किस तरीके से ब्रिटिश मीडिया, ब्रिटिश राइटर्स एंड ब्रिटिश पेंटर्स इसको वो कर रहे थे, पोर्ट्रे कर रहे थे। उसके अलावा आप देखेंगे तो पोर्ट्रायल ऑफ टेरर, यानी किस तरीके से जो आतंक था उसको पोर्ट्रे किया गया। तो आप देखेंगे अमूमन यहाँ पे चार 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 12 लोगों को एक साथ फांसी दी जा रही है। तो होता क्या था, जब फांसी दी जाती थी तो या तो वो कमरे में दी जाती थी, क्लोज्ड कमरे में, या ऐसे कैसे क्लोज सराउंडिंग में दी जाती थी जहाँ पे केवल ब्रिटिश ऑफिशियल्स और बाकी के जो इम्यूनिटीज़ को परफॉर्म करने वाले लोग हैं वही रहे। लेकिन जब रेबल्स को पनिश करने की बारी आई तो उन्होंने खुलेआम क्या देख सकते हैं यहाँ आप, किस तरीके से पेशावर के पास पहाड़ियों में देखे खुले मैदान में रेबल्स को पनिश किया जा रहा। ये एक तरीके से इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो चाहते थे कि जो इंडियन पॉपुलेशन है उनमें फियर की भावना है, उनमें टेरर की भावना है, वो आतंकित हो जाए, वो बहुत ज़्यादा अंदर से डर जाए कि फिर से ऐसा कोई रिवोल्ट ना आ सके, फिर से कोई ऐसा विद्रोह ना पनप सके, फिर से हमारा इतना नुकसान ना हो सके, क्योंकि इनका इकोनॉमिकली नुकसान हुआ, पॉलिटिकली नुकसान हुआ, इनकी जाने गई बहुत सारी। तो वो बेसिकली टेरर को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा आप देखें तो 4 लोगों को, चार 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 12 लोगों को फांसी दी जा रही है एंड 12 लोगों को इतने बड़े खुले मैदान में फांसी दी जा रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था, या तो क्लोज कमरे में दी जाती थी या आप देखेंगे तो किसी क्लोज सराउंडिंग में दी जाती थी। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे फांसी भी दी जा रही है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे तोपें भी हैं, तोप के आगे लोगों को बांध के उड़ा भी दिया गया था। सो ऐसा भी सिस्टम था। देन एक पोर्ट्रेयल बहुत मज़ेदार है, मॉकरी ऑफ क्लीमेंसी। क्लीमेंसी मतलब क्षमादान। तो जब ये रिवोल्ट के बाद जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने बाद में सोचा कि हम जो इतना ब्रूटल हो रहे हैं रेबल्स के प्रति, तो अब हम थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं ताकि फिर से जो हमें इंडियन पॉपुलेशन है उससे उसके बीच एक कोऑर्डिनेशन बिठाना है।
तो लॉर्ड कैनिंग जब ये कर रहे थे, लॉर्ड कैनिंग जब लीनियंट हो रहे थे, थोड़े से ढीले पड़ रहे थे रेबल्स को पनिश करने में, तो ब्रिटिश मीडिया ने उनकी ऐसी एक कार्टून बनाई थी। इसमें देखिए लॉर्ड कैनिंग एक रेबल के ऊपर अपना हाथ फिरा रहा है, जस्ट लाइक इनको ब्लेसिंग दे रहा है, एंड ये जो रेबल है वो तलवार और डैगर हाथ में लेके इनको इनको मारने के लिए तैयार है। सो दैट वाज अ सिनेरियो। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जिसको क्षमादान दे रहे हैं वो इस लायक ही नहीं है, क्योंकि इसने तो हमारी औरतों को इंडिग्निफाइड किया है, इसने हमारे लोगों को मारा, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसान किया। So that was the scenario. That was how the British media, how the British painter, how the British author portrayed the event, portrayed the revolt of 1857. Now अब हम देखेंगे कि नेशनलिस्ट व्यू क्या था, नेशनलिस्ट लोगों ने किस तरीके से पोर्ट्रे किया। तो नेशनलिस्ट हालांकि उस समय तो कर नहीं पाया, क्योंकि उस समय तो सत्ता अंग्रेजों की थी, लेकिन बाद में हालांकि जब 20th सेंचुरी के शुरुआत में देखेंगे या 19th सेंचुरी के एंड में, तो बहुत सारे लोग थे। वीर सावरकर वॉज अ गुड एग्जाम्पल। वो इस 1857 को पोर्ट्रे करने वाले शायद पहले नेशनलिस्ट थे, या पहला नेशनलिस्ट व्यू उन्होंने दिया था। एंड उन्होंने ये टर्म किया था कि ये जो वॉर है ना हमारा, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज वाइडली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद आप देखिए तो नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने जो रेबल्स थे उनको एज अ फ्रीडम फाइटर रेवर किया, एंड उनके हीरोइज्म की बात करी जाती थी। लाइक आपने देखा होगा सुभद्रा कुमारी चौहान एक कविता लिखती है झांसी की रानी के ऊपर, हो लड़ी मर्दानी हो तो झांसी की रानी थी। सो दैट वाज अ सिनेरियो, सो दैट वाज हाउ द नेशनलिस्ट पोर्ट्रेट द रिवोल्ट। हमने यही देख लिया, ब्रिटिश परसेप्शन देख लिया, हमने ये देख लिया कि रेबल्स क्या चाहते थे, रेबल्स का विजन क्या था, किस तरीके से सप्रेस किया जाता है इस रिवोल्ट को। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। अब हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं, जो वर्ड्स हमें इस चैप्टर से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले चीज़ सिपॉय। सिपॉय एक टर्म था जो इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश मिलिट्री में काम करते थे उनको डिजिग्नेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद रेसिडेंट। रेसिडेंट की हमने बात करी कि जब सब्सिडरी अलायंस कोई आदमी साइन करता था, तो जैसे मान लिया अवध किसी राज्य ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया, तो उस राज्य में ना ब्रिटिश ऑफिशियल एक रेसिडेंट बन के जाएगा एज एन एम्बेसडर। उसको गवर्नर जनरल नियुक्त करते थे, एंड वो उस राज्य में एज एन एम्बेसडर रहेगा। उससे बिना पूछताछ किए, बिना उससे परमिशन लिए, बिना उससे मशवरा किए वो राज्य किसी भी फॉरेन रिलेशन में, किसी भी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसके बाद बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स बेसिकली एक स्टोर रूम होता था जिसमें कि वेपन्स एंड आर्मरीज आर्टिलरीज रखी जाती थी, जितने भी एम्यूनिशंस होते थे, बारूद होते थे, वो रखे जाते थे। उसके बाद म्यूटनी। म्यूटनी हमने आपको बताया था कि म्यूटनी विद्रोह से थोड़ा सा अलग है। म्यूटनी इज ऑल अबाउट बगावत, कि हालांकि ये आर्म फोर्सेज में ही होता है। आर्म फोर्सेज में जब बगावत होती है उसको म्यूटनी कहा जाता है, कि आर्म फोर्सेज में अगर किसी खास तबके के लोगों ने कलेक्टिवली किसी ऑर्डर को मानने से, किसी रूल्स और रेगुलेशन को मानने से मना कर दिया, तो उसे हम म्यूटनी का नाम देते हैं। रिवोल्ट तब होता है जब लोकल पीपल बहुत सारे भारी मात्रा में लोग, इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी जो पावर में लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो उसको विद्रोह बोलते हैं। उसके बाद फिरंगी। फिरंगी वॉज अ टर्म यूज टू डिजाइनेट फॉरेनर्स इन डेरोगेटरी टर्म, कि उनको अपमानजनक रूप में, अगर उनको फिरंगी जो वर्ड है वो ब्रिटिशर्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन वो भी अपमानजनक रूप में, कोई सम्मानजनक रूप में नहीं। फिरंगी वॉज लाइक डेरोगेटरी टर्म, लाइक इंसल्टिंग टर्म फॉर फॉरेनर्स, इंसल्टिंग टर्म फॉर ब्रिटिश। So that's all in this chapter. Hope you have learned a lot. Hope you have understood the concept. Thank you for watching. Have a great day. Keep learning, keep growing.